हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी एस्टेट की प्रिपरेशन सही हो चुकी होगी, अभी तक आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अभी आपके 2-3 दिन रह रहे हैं बस। और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आई हूँ, वो आपके मैथमेटिक्स के जो नए टॉपिक्स आपके ऐड हुए हैं वो टॉपिक्स आपके लिए लेकर के आई हूँ। और इस वीडियो में आपको थोड़ी लंबी मिलेगी आपको। इसमें आपको जितने भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिनको आप टी रेशियो बोलते हैं, ये वाला टॉपिक रहेगा। साथ ही हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक रहेगा, जिसके अंदर आप इसका एप्लीकेशन करते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। फिर आपका रेडियन का और डिग्री का टॉपिक रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपके एंगल्स का टॉपिक रहेगा, जिसमें आपका कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पार्ट आ जाएगा। और फिर जो आपका स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, जिसमें आपका जो पाई चार्ट आ जाएगा और आपका जो हिस्टोग्राम है, डिफरेंट जो पॉलीगन वाला है और जो आपका बार ग्राफ है, वो सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। तो एंड के जितने भी ये 5-6 टॉपिक है, 6-7 टॉपिक है, ये सारे टॉपिक्स आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये अगर आप कर जाते हो तो आपके क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटेंगे, ठीक है। इतना डीप में आपसे एसएससी लेवल का नहीं पूछा जाएगा। आपको इनको बस बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है। नोट्स में मैंने जो इनको नोट्स में जो है मैंने इनको ऐड कर दिया है, ठीक है। तो आप अपना नोट्स में भी पढ़ते रहो, और जिन्होंने नोट्स नहीं लिए वो अपनी वीडियो से भी इस चीज को प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे। आप सभी ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जरूर पढ़ा होगा, बिकॉज ये आपका 10th क्लास में ही आ जाता है, ठीक है। हो सकता है आप किसी ने मैथ ना पढ़ाओ तो फिर आपके लिए समझना डिफिकल्ट हो सकता है। जिनका साइंस और मैथ बैकग्राउंड है उनके लिए तो ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम टी रेशियोज भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात, मैंने हिंदी में भी इसको अच्छे से इंक्लूड करने की कोशिश यहाँ पर करी है। तो हमेशा आपको सबसे पहले ना किसी भी टॉपिक को समझना होता है, देन बाद में हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मैंने करवाए हैं। क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है, साथ ही आपका कंटेंट पार्ट भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। चलो डेफिनेशंस की बात करें, होते क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपको ध्यान में रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब भी हम पढ़ते हैं तो आपकी ट्राइंगल कैसी होनी चाहिए। आपकी ट्राइंगल हमेशा राइट एंगल होनी चाहिए। राइट एंगल का मतलब होता है कि एक एंगल आपका कितने डिग्री का हो, एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो, ठीक है। तभी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहां पर काम करता है। अब होता क्या है कि रेशियो ऑफ द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बेसिकली होता ये है कि मान लो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है और ये आपका एक एंगल है जिसको हम थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका और इसकी रिस्पेक्ट में जो साइड्स है इसकी, ठीक है, जो इसके साइड्स हैं उसके बीच में और इसके बीच में क्या रिलेशन है, इसको ही रिप्रेजेंट करने का काम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के द्वारा किया जाता है। अभी आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा, मैं करके दिखाऊंगी इस चीज को। किसी भी समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स, भुजाओं एवं एंगल्स, कोणों के बीच में रिलेशन को क्या कहा जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है, ठीक है। यानी कि एंगल के बीच में और जो उसकी साइड्स है ना, उनके बीच में एक रेशियो बनता है, एक संबंध बनता है, एक रिलेशन बनता है। इसको ही हम टी रेशियो कहते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, ठीक है। और इसका जो इस्तेमाल है वो आपके जो हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चंस है था, जिसमें आपको पता ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई कोई अगर ऊपर से नीचे देख रहा है तो जो एंगल बन रहा है उसमें आपका क्या निकलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना इनका यूज होता है, ठीक है। चलिए, अब जो ट्राइंगल है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, ट्राइंगल आपकी राइट एंगल होनी चाहिए, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कैसी होनी चाहिए भाई, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज और पता रहनी चाहिए कि जब भी 90 डिग्री एंगल की बात होती है, मान लो ये अगर एंगल है और ये आपका 90 डिग्री का है, तो हम पाइथागोरस से क्या निकालते हैं, ये आपका बेस हो जाता है, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाता है ना। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं हम, √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये तो बेसिक सी चीजें हैं और ये आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो भी आप इस चीज को ध्यान में रख लो, बिकॉज ये आपका हर क्वेश्चन में यूज होगा, जिसको जो पाइथागोरस थ्योरम इसको कहा जाता है, ठीक है। जिसमें आपका ये जो खड़ी वाली लाइन है ना, बिल्कुल जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसमें से नीचे वाली जो पड़ी हुई है ये बेस होती है, और जो खड़ी वाली है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये आपका जो ऐसे इन दोनों को जोड़ने का काम करती है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज कहलाती है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ली है। इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी दोनों कोण एक्यूट, यानी कि 90 डिग्री से कम जो एंगल होते हैं ना, उनको एक्यूट एंगल बोलते हैं।
और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल, जो इसमें नहीं होता, जो कि 90 डिग्री से ज्यादा के होते हैं, उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एंगल अगर आपका 90 का है तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे जो बाकी के जो दो एंगल है वो आपकी 90 डिग्री से कैसे होंगे, कम ही तो होंगे, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो इस त्रिभुज में एक कोण आपका 90 डिग्री का होगा और बाकी दोनों कोण कितने के होते हैं, एक्यूट होते हैं, यानी कि 90 डिग्री से कम होते हैं। इतना यहाँ पे समझ में आया। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ केसेस बन जाते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि ये परपेंडिकुलर बोला जाता है। ठीक है, ये मान लो थीटा है। ठीक है, ये आपसे मान लो क्या बोला गया है, ये आपसे बोला गया थीटा, और इस एंगल के रेस्पेक्ट में अब आपको रेशियोज निकालना है। ठीक है, इस एंगल के रेस्पेक्ट, ये एंगल ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लो एंगल ये है तो अब आप कैसे निकालोगे, तो इसके रेस्पेक्ट में जो आपके ये वाली जो है, यानी कि फिर ये आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, होता ये है, एक 90 डिग्री का होगा और बाकी के ये दोनों जो होते हैं वो थीटा मान के या फिर एक्स मान लो, जो कुछ ए बी सी जो भी मानना है। ठीक है, तो ये आपकी बेस हो गई, ये आपका परपेंडिकुलर, जिसको आप ऑपोजिट साइड बोलते हो। किसका ऑपोजिट साइड, इस एंगल का ऑपोजिट साइड। ठीक है, इस एंगल का, जिस एंगल को आप निकालना चाहते हो उस एंगल का ऑपोजिट साइड क्या कहलाया जाता है, ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, यानी कि सीधा एक जो खड़ी लाइन है ना उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी ऑपोजिट साइड कहलाई जाती है। और उसके बाद ये जो नीचे जो 90 डिग्री, ये तो आपका एडजेसेंट, इस एंगल का एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। ठीक है, बिल्कुल साथ में लगने वाला, तो इसको एडजेसेंट और इसको बेस भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ ये जो आपके दोनों को जोड़ने का काम करती है, इसको हाइपोटेन्यूज और एच कहलाते हैं। तो ये जो एब्रीविएशन मैंने यहाँ पर लिखी है ना, ये पी, ये आपका बी और ये यहाँ पर एच, ये आपको ध्यान में रखना है, इनका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। ठीक है, और केस 2, मान लो कि अगर थीटा मेरे को अब ये निकालना है, अब थीटा मेरे को क्या निकालना है, ये निकालना है, और ये मेरा एंगल हो गया है 90 डिग्री का, राइट एंगल ट्राइंगल हो गई है। तो इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये साइड है, तो अब परपेंडिकुलर यानी कि ऑपोजिट हो जाएगी ये। ठीक है, बेस हो जाएगा मेरा ये, जो कि इसके साथ जस्ट लगता है एडजेसेंट। ठीक है, और दोनों को जोड़ने का काम आपका हाइपोटेन्यूज ही करती है। ठीक है, तो अब आपको मतलब ऐसे समझना है, अगर आपका कोई सा भी एंगल दिया जाए तो उसके जस्ट ऑपोजिट वाला आप क्या मार्क करोगे, परपेंडिकुलर मार्क करोगे। ठीक है, ये चीजें आसान है, इतना कुछ नहीं है इसमें, बस हाँ उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा, मतलब जिनका अदर सब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है। अब बात करते हैं कि कितने रेशियोज की हम बात करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, आपके दिमाग में अभी आ भी गया होगा एकदम से, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम यहाँ पर 6 रेशियो की बात करते हैं। ठीक है, जिसमें मेन हो जाते हैं आपके साइन, कोस और टेंजेंट, ये आपके इसी से ही बन जाते हैं। समझाती हूँ अभी आपको, देखो पहले मैंने यहाँ पर ये बना दिया 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है, अब मैंने सिर्फ पी लिखा है, ये बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, है ना, क्योंकि थीटा मेरा यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि आपका ए मान लिया यहाँ पर ये। अब देखो कितने प्रकार के रेशियो होते हैं, तो फुल फॉर्म है ये और ये है शॉर्ट फॉर्म। हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, फुल फॉर्म नहीं लिखते। ठीक है, लेकिन बाई चांस अगर आपसे पूछ ले तो साइन ए, देखो ए एंगल है ना, अगर इसने सी पूछा होता तो यहाँ पर एंगल होता, फिर हम साइन सी लिखते। ठीक है, लेकिन अभी साइन ए यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है, तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट थीटा। ठीक है, तो ये 6 आप याद करने की जरूरत नहीं है इस चीज को, ये हो जाते हैं, 3 याद कर लो, बाकी सब हो जाते हैं। देखो साइन, उसके बाद इसका शॉर्ट फॉर्म, इसको सिर्फ साइन बोलते हैं, इसको कोस बोलते हैं, इसको टेंजेंट टेन बोलते हैं, इसको कोट, इसको सेक और इसको कोसेक बोलते हैं। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पर लिखा पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी बाई, इसको आपको नहीं याद करना। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, इसको आपको नहीं याद करना, इसको अभी फिलहाल इग्नोर करो, अभी जस्ट नीचे इसकी ट्रिक बताऊंगी कि आप कैसे इसको याद कर सकते हो। लेकिन अभी ध्यान में रखो कि जब भी आपसे अगर पूछा जाए साइन, कोस और टेंजेंट, आप ध्यान में रखो, साइन तो होता है ये, टेंजेंट होता है साइन बाई कोस, कितना होता है, साइन बाई कोस। चलो इसको भी मैं नीचे ही बता देती हूँ ट्रिक के थ्रू ही। ठीक है, आप बस अभी इतना याद रखो कि साइन, कोस, टेंजेंट और कोट, सेक और कोसिकेंट होता है। ठीक है, ट्रिक देखो, अब ट्रिक में हम कैसे करेंगे इसको, कि मुझे आज भी याद है जब हम स्कूल में थे तो हमारे एक बहुत अच्छे सर हुआ करते थे, प्रीतम राघव सर, उन्होंने हमें ये ट्रिक बताई थी और ये ट्रिक मुझे लगता है हर कहीं पर प्रसिद्ध है आज के टाइम में। देखो सबसे पहले लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, ऐसे लिख लो इसको, आप सोना चांदी तोले ऊपर भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, क्यों अभी बताती हूँ। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, P मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। अब P बाई एच से मिलके बनता है S।
यानी कि साइन। क्या बनता है? साइन। ठीक है, b बाई एच से मिलके बनता है कोस, और p बाई बी से मिलके क्या बनता है? टेंजेंट बनता है। ठीक है, अगर आप इसको लर्न भी नहीं कर सकते तो टेंजेंट आपका होता है साइन बाई कोस। क्या होता है? साइन बाई कोस। तो जब साइन बाई कोस करोगे यानी कि p बाई एच और डिवाइड बाई b बाई एच, तो आपका जो b है यहां पर चला जाएगा, h ऊपर काटोगे तो p बाई बी निकलता। देखो ये आ गया ना p बाई बी। तो आपको सिर्फ ये याद करने के, और याद भी नहीं करना, ट्रिक बता दी मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, इसको याद कर लो, ये मुझे आज भी याद है ये सारी ट्रिक्स। ठीक है, तो ये ट्रिक्स कुछ ऐसी होती है जो आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो आप देखो p बाई एच अगर आपको कहीं पे भी आ जाए कि भाई साइन निकालना है, तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, फटाफट से लिखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, और ये आपका निकल जाएगा। क्या होता है? साइन p बाई एच निकलता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे फट से कर सकते हो। तो साइन हो गया p बाई एच, b बाई एच हो गया कोस, और p बाई एच हो गया टेंजेंट। अब जो कोट होता है ना, वो टेंजेंट का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, टेंजेंट का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। और कोस का उल्टा क्या होता है? कोस का उल्टा आपका सीकेंट होता है। ठीक है, सेक होता है। और साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। ठीक है, यानी कि p बाई एच अगर साइन था तो h बाई पी कोसिकेंट हो जाएगा, h बाई बी सीकेंट हो जाएगा, b बाई पी कोट हो जाएगा। तो आपको बस ये दोनों पता होनी चाहिए, साइन और कोस। उसके बाद साइन बाई कोस करके तो आप टेंजेंट भी निकाल लोगे, टेंजेंट का उल्टा आप कोट कर दोगे, और 1 बाई कोसिकेंट आपका क्या हो जाएगा? सीकेंट हो जाएगा, और 1 बाई साइन आपका क्या हो जाएगा? कोसिकेंट हो जाएगा। यहां से इतना समझ में आया? ये ट्रिक्स है आपकी। ठीक है, जैसे देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोसिकेंट क्या हो जाएगा? h बाई बी, यानी कि उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यही मैंने चीज आपको ऊपर लिखी है, ये ट्रिक आप ध्यान में रख लेना जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। अभी आते हैं इस चीज पर। ये देखो साइन और कोस पता चल गया। टेंजेंट क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि यहाँ पर मैं ए मान रही हूँ तो आप कुछ भी मान लो, साइन ए अपॉन कोस ए। कोट होता है इसका जस्ट उल्टा, कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, सीकेंट क्या होता है? 1 बाई कोस होता है, यानी कि कोस का उल्टा होता है। अभी मैंने ट्रिक में आपको बताया ना, ठीक है, 1 बाई होता है, और कोसिकेंट होता है 1 बाई साइन ए। ध्यान में रखेंगे इस चीज को, इन चीजों का इस्तेमाल आपका होगा, और किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन तो हम इनके ऊपर ही करेंगे। उसके बाद आपसे ना एक टेबल भी पूछी जाती है, तो अभी इस टेबल को मैंने अभी राइट नाउ फ्रंट में इसको इसलिए लगाया कि आपको पता चल जाए क्या क्या चीजें पे पढ़नी है। इस टेबल को अभी अपन रहने देते हैं, आपका जब क्वेश्चंस करेंगे ना, जब इस टेबल को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपसे ना टेबल भी पूछी जाती है, इस टेबल को भी आपको लर्न नहीं करना है। ये टेबल भी आपको कैसे करनी है मैं अभी जस्ट आपको बताती हूँ। उसके बाद कुछ फॉर्मूलाज भी आते हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये फॉर्मूलाज की अगर बात करें, देखो साइन थीटा p बाई एच होता है, कोस थीटा b बाई एच होता है, साइन थीटा होता है 1 बाई कोसिकेंट भी बोलते हैं, क्योंकि उल्टा होता है ना साइन का कोसिकेंट। अगर कोसिकेंट से साइन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 1 बाई कोसिकेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना। ठीक है, चलो कोस का उल्टा होता है सीकेंट, और टेन का होता है कोट, ये सबको पता है यहाँ पर। और कोट का उल्टा क्या हो जाएगा? कोट का उल्टा हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 1 बाई 10 हो जाएगा। चलो अब एक और यहाँ पर चीज यहाँ पर निकल के आती है कि साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा का मल्टीप्लाई करते तो 1 आता है। बिल्कुल आता है भाई, साइन थीटा और कोसिकेंट क्या होता है? 1 बाई साइन थीटा ही तो होता है, तो साइन थीटा कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाते हैं एब्रिविएशंस। कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा आपका कितना होता है? 1 बाई कोस थीटा ही तो होता है, तो 1 बाई कोस थीटा करोगे तो कट जाएगा ये। टेंजेंट थीटा इंटू कोट थीटा भी 1 होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं भाई? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, इनको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बस आप इनको समझ लो। फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्रीज की, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी मैंने स्टार्टिंग में जस्ट आपको आइडिया देने के लिए लगाया है, आगे ये आएंगे क्वेश्चंस के साथ, तब इनको पढ़ेंगे। अभी अगर पढ़ोगे तो सब आपका बिल्कुल मिक्स मैच हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो कैसे आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए इफ द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज 4/3। इसने हमसे टेंजेंट ए दिया है 4/3। ठीक है, अब टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है साइन बाई कोस थीटा। पता है हम सभी को क्या होता है? साइन ए और यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी हम ए ही लगाएंगे। साइन ए अपॉन कोस ए होता है टेंजेंट। ठीक है, और टेंजेंट का अगर मैं वैसे लिखूं पंडित बद्री प्रसाद वाले टाइप में, तो आप फटाफट से यहाँ पर कर भी सकते हो, पंडित बद्री
प्रसाद हर हर बोले, तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, पी बाई बी। ठीक है, पी बाई बी आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। मतलब कि पी बाई बी क्या निकला है, पी बाई बी अब हमारा 4/3 हो गया, क्योंकि इसने हमें टेंजेंट दिया है। अगर मेरे को पी पता है तो पी मुझे पता है ये 90 डिग्री होता है, ये मेरा थीटा है, इसके जस्ट ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, तो यानी कि ये हो जाएगा कितना, ये 4 हो जाएगा, और बी मेरा एडजेसेंट होता है तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना यहां से समझ में आया। और जो साइन होता है, साइन कितना होता है भाई, साइन के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए p बाई एच, यानी कि p तो मेरे पास है, मुझे h चाहिए। अब आप h कैसे निकालोगे भाई, h मुझे पता है कैसे होता है, पाइथागोरस थ्योरम से p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। ठीक है, सॉल्यूशन है इसका पूरा नीचे, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। इधर p का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 25 का अंडर रूट अगर करते हैं तो 5 आता है, तो मेरे पास h कितना निकल के आ गया, h निकल के आ गया 5। ठीक है, तो अब अगर मैं साइन थीटा यहाँ से निकालूं तो h बाई p बाई एच, p कितना निकला है मेरे पास 4 और h निकला है 5, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन a की 4/5। ठीक है, इसी चीज को मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो। देखो साइन ए पी बाई एच है ना, एच हमें पता करना है, पूरा अच्छे से मैंने लिख के दिया आपको, p इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 3, सूत्र हमें पता है, सूत्र से हम यहाँ पर h की वैल्यू 5 निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप अगर नीचे जाओगे तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपकी निकल चुकी है। ठीक है, देखो 4/5 यहाँ से समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपसे बेसिक वाले पूछे जाएंगे, आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लिकेटिव। और देखो आगे जो आइडेंटिटीज और जो वो थीटा वाले क्वेश्चंस है ना कि डिग्री वाले, वो भी आएंगे आगे। ठीक है, डोंट वरी, आप सब इंक्लूड करा है मैंने। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ साइन ए, साइन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि 1/, करना। ठीक है, तो साइन का अगर 1/, साइन करेंगे, 1/, साइन करेंगे तो क्या निकलता है भाई, 1/, साइन ए कितना होता है, कोसिकेंट ही तो होता है। ठीक है, अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था ना कि साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, तो 1/, साइन ए करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, कोसिकेंट निकल के आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, कोसिकेंट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन ए की वैल्यू दी है 3/4, तो हमें कोस ए और टेंजेंट ए निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं इस चीज को। साइन ए होता है हमारा p बाई एच, पंडित बद्री प्रसाद से फटाफट से आप इस चीज को लिख लोगे, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, साइन, इसने हमें साइन ए दिया है 3/4। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। साइन ए हमें दिया है 3/4। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। साइन कितना होता है, p बाई एच। ठीक है, p बाई एच, ये लो p कितना आ गया 3, यानी कि ये देखो p हो गया मेरा 3, क्योंकि थीटा हमारा ये है, a पूछा है ना इस नाम से, और a हमारा थीटा, तो इसके ऑपोजिट हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा। h दे दिया इसने कितना, h है हमारा 4। ठीक है, तो यहां से मुझे निकालना है कोस, और कोस कितना होता है भाई, b बाई एच होता है, और टेंजेंट मुझे निकालना है, टेंजेंट होता है p बाई बी होता है। ठीक है, तो मुझे b निकालना है अब यहाँ से, तो आप क्या b नहीं निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से आपका b निकल जाएगा। भाई h क्या होता है, h आपका होता है कितना, h होता है आपका p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अंडर रूट होता है ना। लेकिन हमें तो h दिया है और ये 3 दिया है, लेकिन हमें b निकालना है, तो ऑब्वियस ही बात है आप कैसे लगाओगे, अगर फॉर्मूला आपका ये है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मुझे b निकालना है, तो मैं h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर ऐसे कर दूंगी, और h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू मेरा क्या निकल जाएगा, b निकल जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, p का स्क्वायर 9 होता है, 7, अंडर रूट 7 मेरा क्या निकल जाएगा, b निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो मेरी b की वैल्यू हो गई है अंडर रूट 7, और h मेरे पास 4 है, कोस निकल गया, और टेंजेंट मैं ऐसे निकाल दूंगी। साइन मुझे पता है, कोस मुझे पता है, इसको भी ऊपर नीचे रखोगे तो भी निकल जाएगा। और सिंपली पे अगर आप रखना चाहते हो, टेंजेंट होता है p बाई बी, 3/√7 आपका टेंजेंट निकल जाएगा। इतना यहां से समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4/3, अगर टेंजेंट थीटा 4/3 है, देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा कितना होगा। सेम चीज हम फॉलो करेंगे। टेंजेंट थीटा है यहाँ पर p बाई बी होता है, पंडित बद्री प्रसाद से निकाल लोगे 4/3। ठीक है, तो p है मेरा 4, 3 है मेरा बेस, हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है, क्योंकि साइन थीटा मेरा कितना होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, p बाई एच होता है मेरा साइन थीटा, सब लिखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, p बाई एच क्या है, साइन थीटा। तो यहाँ पर मेरा h कैसे निकल जाएगा, h आप निकाल लोगे,
h निकल जाएगा भाई, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 और 9 25 होते हैं, 5 निकल जाएगा। साइन थीटा हो गया 4/5। बस आपको अब वैल्यू पुट करनी है कहाँ पर, इस वाली इक्वेशन में। ये देखो मैंने कर दिया, ठीक है। 1 + 4/5 डिवाइड बाई 1 - 4/5। एलसीएम तो लेना आता ही होगा। जब एलसीएम 5 करोगे तो 5 बन जाए, 5 + 4 कितना होता है 9/5, और नीचे आ जाएगा 1/5। ये पूरा पलट जाता है जब भी ऐसे फ्रैक्शन में होते हैं। ये 5 आपका ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो 9 √9 होता है 3। आंसर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, कमेंट करके बता देना अगर नहीं समझ में आए। बाकी इसमें कुछ भी चीजें नहीं है, बहुत ही बेसिक से ही चीजें हैं। इतना मैथ तो मुझे लगता है सबको ही आता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलो। 4 टेंजेंट थीटा की वैल्यू 3 दी गई है, तो फिर आपको इस इक्वेशन को इवेलुएट करना है। 4 टेंजेंट थीटा, ठीक है। देखो टेंजेंट थीटा यहाँ से निकालेंगे 3/4 आ जाएगा। इस 4 को मैं नीचे ले आई, ठीक है, इस 4 को मैं नीचे ले आई। मैं ज्यादा इधर नहीं लिख रही हूँ क्योंकि सब मैंने एक्सप्लेन किया है, फिर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, टेंजेंट हो जाएगा 3/4 और टेंजेंट होता है p/b। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले p/b। और आपका यानी कि p आपका 3 निकल गया, b आपका कितना निकल गया 4 निकल गया। फिर से मेरा h कितना निकल के आ जाएगा भाई, जब भी 3 और 4 आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कितना निकलता है, h 5 ही निकलता है। ठीक है, 5 निकल के आ गया आपका h। अब मुझे सिर्फ साइन, हाँ मुझे कोस थीटा भी निकालना है और साइन थीटा भी निकालना है। तो साइन थीटा मेरा कितना होता है, साइन थीटा मेरा होता है p/h। ठीक है, वैल्यू पुट कर लोगे। वैल्यू पुट जैसे ही आप करोगे उसके बाद 3/5 आपका ये निकल के आ गया। कोस थीटा की b/h करोगे, h मैंने जस्ट अभी निकाला है 4/5 आ गया। आपको सिर्फ इक्वेशन में इसे पुट करना है। ये इक्वेशन है आपकी, पुट कर दो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर माइनस कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर, और सिंपली आपका ये क्या है, सोल्यूशन पार्ट है मैथमेटिक्स का, और कुछ भी नहीं है। अगर आपकी जो प्रोसेसिंग है वो अगर बढ़िया है तो आपका आंसर यहाँ पर 13/11 बहुत ही आसानी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, देख लो इसको, 4 तिया 12/5 हो जाएगा, -4/5 + 1। नीचे भी सिर्फ और सिर्फ जो साइन है उनका चेंजमेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 12 - 4 5। तो आप इसको आराम से सोल्व यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, बस आपको अपना वही सेम चीजें लगानी है। आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पता होना चाहिए, पाइथागोरस लगानी आनी चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर। ऐसे तो आप कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, आपका जितना मन करे इतने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप 9th-10th की जो बुक्स होती है मैथ्स की उसे भी उठा करके कर सकते हो। ठीक है, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके, लेकिन पहले इन आइडेंटिटीज को आप अच्छे से समझ लो। एक जो बहुत ही प्रसिद्ध आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबको अपने स्कूल की याद आ गई है कि नहीं आ गई है? मुझे तो आ गई है जब मैं आपके लिए बना रही थी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है। इस चीज को हम प्रूव भी कर सकते हैं, बट हमें पीएचडी नहीं करनी है, इसलिए प्रूफ पे नहीं जाएंगे। आप सिंपली इसको ध्यान में रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ नहीं किया है मैंने, सिंपली इस चीज को सोल्व किया है कि साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं निकालती हूँ तो ये कोस स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा अगर निकालते हैं तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो जाएगा। भाई ये यूज होते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर यहाँ से मैं कोस स्क्वायर थीटा निकालूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये अंडर रूट में ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। इस आइडेंटिटी को भी आप ध्यान में रखोगे। यहाँ से फिर मैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा निकालती हूँ तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 इधर आके माइनस में हो जाएगा। और फिर टेंजेंट थीटा निकालती हूँ तो मैं इसका अंडर रूट ले लूंगी। सेम है सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा तो होता ही है, सीकेंट थीटा का मैं इसका अंडर रूट कर दूंगी। ठीक है, तो ये 3-4 आइडेंटिटीज है, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, बाकी तो आप इधर उधर करके इनको निकाल सकते हो। 1 + कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा को ऐसे निकालूंगी तो मैं अंडर रूट करूंगी तो ये निकल जाएगा, और ये आपका ऑलरेडी यहाँ पर आप इसको कर सकते हो। ये स्क्वायर में इधर है ही, इसको हटाऊंगी तो ये अंडर रूट इधर आके चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 आइडेंटिटीज है, इसको आप ध्यान में रख लो, बाकी तो सब आप घुमा फिरा करके इनको आराम से निकाल लोगे। ठीक है, चलो आप क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये देखो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस साइन थीटा, देखो ये हमेशा ब्रैकेट को ना कभी भी इग्नोर मत किया करो। ठीक है, माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर कहा गया है ये। ठीक है, होल स्क्वायर कहा गया है। तो क्या आपको ये ना आप कैसे भी सोल्व कर सकते हो इस चीज को? क्या आपको ये ऐसे दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, ऐसे दिखाई दे रहा है ना ये आपको। इस पूरे को आप ए मान सकते हो, इस पूरे को आप बी मान सकते हो, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, फिर मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा, भाई ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। आप ऐसे भी कर सकते हो लेकिन वो बात सेम पड़ जाती है, ठीक है। तो आप अलग अलग करके सॉल्व कर लो, बाद में पुट कर देना। ये ए ये बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। फिर से ये वाला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब रख दो इसके अंदर, यहाँ पर ये माइनस आ गया, ये ब्रैकेट हो गई, सेम एज इट इज साइन ये चलेंगे। लेकिन जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस साइन जो है अंदर भाग के जाएगा, अंदर भाग के जाएगा तो जो प्लस है उसको माइनस कर देगा और जो माइनस है उसको प्लस कर देगा। इतना समझ में आता सबको। तो ये साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर तो आपका कट जाएगा, बच जाता है आपका 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा, और ये आपका 2 साइन थीटा। तो यानी कि यहाँ से आपका 4 साइन थीटा और कोस थीटा निकल के आ जाता है, ठीक है। सिंपल सी चीजें हैं, बस आपको ध्यान में रखना है, माइनस वाइनस का ये बहुत दिक्कत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आपको क्या है, प्रूव करना है, ठीक है। वैसे तो आपसे मल्टीपल एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, आपसे प्रूव चीजें नहीं पूछी जाती, ठीक है। बट फिर भी अगर आप इनको कर पाते हैं तो मतलब आप जो है वहां पर क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे, ठीक है। देखो कोस की 6 थीटा प्लस साइन के 6 थीटा कितना होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस। आप इसको कैसे प्रूव करोगे, प्रूव करने के लिए आपको वही जो 3 आइडेंटिटी मैंने ऊपर आपको बताई ना, वही आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। देखो कोस की 6 प्लस साइन की 6 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लग रहा है आपको, और जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये जो आइडेंटिटीज हैं ये आपकी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, आपको ये करनी है, ये आपको सिलेबस में भी लिख के दी गई है, ठीक है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के नाम से। तो ये जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं ना, ये सब मैंने आपको नोट्स में बहुत पहले प्रोवाइड करवा दिए थे, ठीक है। चलो cos स्क्वायर थीटा आपका ये आपका हो जाएगा कितना भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर जो आपका a है ना वो कितना है, cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप सभी। चलो इसको आप पुट कर दो, कैसे पुट करोगे, cos स्क्वायर थीटा ऐसे सेम ये जो आइडेंटिटी मैंने बनाई ना इसमें आप पुट कर दो। cos को a प्लस बी है, a मेरा है यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ए स्क्वायर है यानी कि कोस स्क्वायर का स्क्वायर करूंगे तो कोस का 4 हो जाएगा, साइन का 4 माइनस कोस स्क्वायर माइनस सॉरी डॉट साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिंपली पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद आप बस अपनी कैलकुलेशन पे चले जाओ, ठीक है। चलो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अभी हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, कितना होता है 1 होता है, 1 लिख दिया, इनटू कोस की 4 थीटा प्लस साइन की 4 थीटा माइनस इतना आ जाएगा। अब देखो कोस का जो 4 होता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर का बाहर, और इसको मतलब स्क्वायर में कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ही मैंने इसको कर दिया। तो जब भी आप यहाँ पर करते हो तो आप यहाँ पर क्या आइडेंटिटी लगाओगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है यानी कि ये है यहाँ पर, तो मैं अब क्या कर सकती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मैं इधर ले आऊंगी माइनस 2ab और इसको मैं उधर रख लूंगी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर ये जो है ना इसमें बना करके इसको यहाँ पर रखूंगी, क्योंकि ये तो है ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी जगह पर मैं क्या रखूंगी, ये रखूंगी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, अब ये होता है 1 के बराबर, सबको पता है, माइनस 2ab है, 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका ये है ही, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी 1 हो गया, उसके बाद ये माइनस का 2 और 1 बचता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को यहाँ पर लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको इन आइडेंटिटीज को यूज करना आ जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगर साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ, तो फिर कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की 4 थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, इसको आपने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। चलो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, मुझे दिया ही गया है, यहां से अगर मैं साइन थीटा निकालती हूँ तो मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है, सिंपल सी बात है। और अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ी है तो देखो ये आइडेंटिटी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 थी आइडेंटिटी। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं अगर इधर ले आती हूँ तो मेरे पास यहाँ सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा,
ठीक है। अब मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, कोस स्क्वायर थीटा और कोस की 4 थीटा की, तो आप वैल्यू रख दो यहाँ पर, पुट कर दो। ये देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कोस स्क्वायर का और स्क्वायर, ठीक है। अब कोस स्क्वायर थीटा तो है मेरा साइन थीटा, और कोस का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा साइन थीटा, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, लेकिन ये तो पहले से ही क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 के बराबर है, तो मैं यहाँ पर भी उठा के इसको क्या लिख दूंगी, 1 लिख दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए, आपके क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको यहाँ पर दिया गया है इसकी बात करते हैं। इसमें भी आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आप सिर्फ एक याद करो, किसका, साइन का, सिर्फ एक याद करो। आप बस ये देख लो एंगल कैसे कैसे है, 0 का है, 30 का है, 45 का है, 60 का है और 90 का है, ठीक है। और इनको आप एक बार याद करोगे ना, क्योंकि मैंने काफी टाइम पहले ये पढ़े थे और मुझे अब ये एकदम से ऑटोमेटिक याद आ गए जब मैं आपके लिए बना रही थी, तो वो दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। तो साइन का याद कर लो कि साइन के 0 0 ही होता है, फिर 1/2 आएगा 30 की वैल्यू, 45 का 1/√2 आएगा, और 60 का आ जाएगा √3/2 और 90 का 1 आ जाएगा। बस साइन का याद करना है। कोस का बिल्कुल उल्टा होता है, पहले 1 लिख दो, फिर √3/2 लिख दो, फिर 1/√2 का 1/√2 आ जाएगा, और ये आपका 1/2 इधर चला जाएगा, और ये 0 आपका इधर, यानी कि क्रॉस में चला जाएगा कोस, ठीक है। कोस क्या चला जाएगा, क्रॉस में चला जाएगा, जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। साइन पता है, कोस पता है, टेंजेंट तो मैं निकाल ही सकती हूँ भाई, टेंजेंट कैसे निकाल दूंगी, 0/1 0 ही होता है, 1/2 डिवाइड बाई √3/2 1/√3 होता है ना। मुझे रटना ही नहीं है, मेरे को बस एक साइन का पता होना चाहिए। कोस का मैं उल्टा करके निकाल लूंगी, टेंजेंट का मैं साइन बाई कोस करके निकाल लूंगी, कोट का मैं क्या करूंगी, कोट का मैं कोस बाई साइन करके निकाल लूंगी, या फिर टेंजेंट का ही उल्टा कर लूंगी। और सीकेंट क्या होता है, सीकेंट होता है 1/cos, तो 1/cos करोगे तो 1/1 1 ही होता है, ठीक है। 1/√3/2 करोगे तो 2/√3, यानी कि ये कोस का उल्टा हो जाएगा, और कोसिकेंट जो है वो साइन का उल्टा हो जाएगा। 1/sin कर दो तो ये निकल जाएगा, सारी वैल्यू अपने आप निकल जाएगी, ठीक है। बस एक साइन का याद रखो, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, इतना याद करो बस, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे चल लो। क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन पे अगर आप चलते हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट की 45 प्लस 2 cos 60 माइनस सीकेंट का 60, ठीक है। आप कैसे निकालोगे, टेंजेंट का 45 कितना होता है भाई, टेंजेंट का 45 अगर आपको पता हो तो साइन का जो 45 होता है वो होता है 1/√2, ठीक है, 1/√2, और कोस का 45 भी 1/√2 ही होता है, ये भी 1/√2 ये भी 1/√2, कैंसिल हो जाएगा साइन बाई कोस जो कि टेंजेंट के बराबर होता है, तो टेंजेंट का 45 तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ। और उसके बाद कोस का 60 कितना होता है, कोस का 60 होता है 1/2, जस्ट उल्टा कर लेंगे, है ना, क्योंकि पता है मुझे कि ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है और ये 90 है। ये होता है कितना, 0, ये होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2 और ये होता है 1। तो ये कोस का है, कोसिकेंट का क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 और ये 1/2 हो जाएगा। तो कोस 60 कितना होता है 1/2, ठीक है। तो ये आप बहुत जल्दी कर लोगे पेपर में। सीकेंट का 60 कितना होता है भाई, सीकेंट होता है 1/cos, तो 1/cos, कोस का 60 1/2 है, तो सीकेंट का 1/2 करेंगे तो 1 को डिवाइड बाई 1/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 आ जाएगा। सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। पुट कर दो आंसर्स आ जाएंगे, 1 + 2 × 1/2, क्योंकि 2 cos 60 दिया है, -2, उसके बाद 2 - 2 0, आंसर कितना आ जाएगा 0। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद है फाइंड साइन 75, साइन 75 आपको यहाँ पर निकालना है। चलो साइन 75 आप यहाँ पर कैसे निकालोगे, अब देखो साइन 45 + 30 मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, साइन 45 + 30 मैं इसको लिख सकती हूँ। अब एक ना आपको ये याद रखना है, ठीक है, एक आपको ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है कि साइन A + B होता है साइन A cos B प्लस कोस A साइन B, मतलब दोनों का अल्टरनेट है, ठीक है। पहले साइन A कोस B करेंगे, फिर कोस A साइन B करेंगे, ये ध्यान में रख लो। इसको लिखो यहाँ पे साइन 45 कोस 30, कोस 45 साइन 30, क्योंकि साइन 75 तो डायरेक्ट मुझे दिया नहीं गया उस टेबल पर,
ठीक है। तो आपको अगर साइन 45 पता है मुझे, कोस 30 मुझे पता है, कोस 45 मेरे को पता है, साइन 30 मुझे पता है, वैल्यू पुट करो, डायरेक्टली सिंपली यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बस आपको ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये ध्यान में रख लो। मैंने हर चीज का एक एक क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड करा है ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। कैसे निकालोगे? साइन 30 कितना होता है भाई? साइन 30 होता है 1/2, है ना, मुझे पता है, मेरे को साइन का लेना है, मैं कोस का ऑपोजिट करके निकाल लूंगी। साइन 30 1/3 है तो कोस 30 ऑब्वियस सी बात है, कोस 30 किसका उल्टा हो जाएगा? कोस 30 आपका किसका उल्टा हो जाएगा भाई? ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है और 90 है, तो कोस 30 आपका 60 का उल्टा हो जाएगा जो कि √3/2 होता है। ठीक है, तो कोस 31 √3/2 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि साइन का स्क्वायर का इसने मुझे, प्लस √3/2 का स्क्वायर, यहां से आप 1 निकाल दोगे आंसर, है ना। चलो ऑल्सो हम ये भी कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, भाई ये अगर आपने ध्यान में दिया हो तो ये आइडेंटिटी भी तो है कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एंगल भी तो सेम ही है, एंगल भी तो सेम ही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ये सब भी करने की जरूरत नहीं है ना, अगर आइडेंटिटी अच्छे से आपको ध्यान में है तो। नेक्स्ट पे चलते हैं, फाइंड फाइंड टेंजेंट 19 डिवाइड बाई कोट 41। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे यहां पर दिए जाते हैं आपको। इसके लिए करने के लिए मैं आपको एक चीज यहां पर बता देती हूं। इसको करने के लिए क्या हमें करना है, इसको करने के लिए ध्यान में दो यहां पर कि जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है ना, चलो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले ये देख लो, समझाने की कोशिश करिए मैंने कि जब भी आपसे ऐसा दिया जाए ना कि मतलब पड़ोसी पड़ोसी टाइप, कैसे पड़ोसी पड़ोसी टाइप, कि साइन का पड़ोसी कोस होता है, ठीक है, टेंजेंट का पड़ोसी कोट होता है और सीकेंट का पड़ोसी कोसिकेंट होता है। हमने लिखा था ना वहां पे ऐसे ही, ठीक है, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो इस चीज को, कोसिकेंट होता है। तो जब भी ये पड़ोसी पड़ोसी हो आपस में, साइन और कोस, टेंजेंट और कोट, सीकेंट और कोसिकेंट, तो ये एक दूसरे के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, कैसा बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल ये बनाते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए साइन 21 कोस के कितने के बराबर होता है, तो दोनों मिलके एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। ठीक है, तो अगर साइन 21 कहा जाए तो इस 90 में से 21 माइनस करोगे ना तो 69 आता है, तो कोस कितना निकल जाएगा? कोस 69 आ जाएगा। समझ में आया? जैसे अगर मुझसे पूछा जाए टेंजेंट 41 कोट के कितने के बराबर होगा, ये कोट ही होना चाहिए, यहाँ पर पड़ोसी होना चाहिए, साइन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो टेंजेंट 41 कोट के कितने के, तो 90 में से 41 माइनस कर लो, 49 आ जाएगा, तो कोट 49। सीकेंट का 11 कोसिकेंट के कितने के बराबर हो जाएगा? दोनों का प्लस 90 होना चाहिए। ठीक है, 90 में से 11 माइनस करेंगे 79 आता है। अभी समझे? साथ ही ये फॉर्मूला भी होते हैं जिसकी वजह से ये निकलते हैं। ये फॉर्मूला पहले मैंने आपको समझा दिया कि आप कैसे ध्यान में रखोगे, और अब ये फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा होता है, ये फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होते हैं। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने कहा था कि कोस थीटा कितने की, साइन 21, तो मैं यहाँ पर क्या कर लूंगी, साइन 90 माइनस थीटा मेरा कोस थीटा निकल जाएगा ना, तो 90 माइनस 21 करूंगी तो कितना निकलता है? कोस 69 निकलता है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला से भी ध्यान में रख लो, और ऐसे जैसे मैंने बताया ना कि पड़ोसी पड़ोसी होना चाहिए, तो ऐसे भी आप इस चीज को ध्यान में रख लो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि टेंजेंट 49 डिवाइड बाई कोट। अब देखो पड़ोसी पड़ोसी है, टेंजेंट और कोट, टेंजेंट का 49 कोट 41 के ही तो बराबर होता है, और नीचे भी कोट 41 है, क्योंकि टेंजेंट का 49 कोट के कितने के बराबर होगा? 90 में से 49 घटाओ तो कितने आएंगे? 41 आएंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो मेरा आंसर कितना निकल जाएगा? 1। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करी है कि आपसे क्वेश्चंस जो है वो ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ टेंजेंट 15। वो ये वही चीजें हैं, टेंजेंट 15, टेंजेंट 20, टेंजेंट 70, टेंजेंट 55। देखो टेंजेंट 70, टेंजेंट 55, मैं इन दोनों को चेंज कर लेती हूँ। टेंजेंट का 15 कोट के 75 के बराबर होता है, और टेंजेंट का 20 कोट के 70 के बराबर होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ, कोट 75, कोट 70, टेंजेंट 70, टेंजेंट 75। मुझे पता है कोट थीटा इंटू में टेंजेंट थीटा कितना होता है भाई? 1 होता है। क्यों? क्योंकि ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, और ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। कट जाएगा सारा, ठीक है, कट जाएगा सारा। तो यहां पर देखो कोट 75 टेंजेंट 75 कटा, कोट 70 टेंजेंट 70 कटा, आंसर कितना आ जाएगा? 1। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बस आप इन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो।
ठीक है, ये टेबल ध्यान में रखो, ये आइडेंटिटीज को रट लो अगर रटना चाहते हो, नहीं समझ में आता, बाकी समझाने में इससे ज्यादा इजी नहीं होगा कुछ भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट 50, सीकेंट 5 थीटा है ये, एंड कोसिकेंट 5 थीटा। आपको यहाँ पर अब थीटा निकालना है, ठीक है। देखो सीकेंट और कोसिकेंट आपस में एक दूसरे के क्या है भाई, पड़ोसी है। पड़ोसी है तो दोनों मिलके कितने एंगल का बनाएंगे, कितने एंगल का बनाएंगे, 90 डिग्री का बनाएंगे दोनों मिलके, है ना। और 10 थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर, तो थीटा कितना हो जाएगा, 9। यही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये आप आराम से भाग के अच्छे से कर लोगे इस क्वेश्चंस को। इतना यहाँ से समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के आप इतने बना लो, बहुत हैं आपके लिए। साथ ही अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस खूब से कर सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद डिग्री और रेडियन से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, डिग्री और रेडियन से। तो डिग्री और रेडियन पहले समझ लो चीजें होती क्या है। तो ज्योमेट्री में डिग्री और जो रेडियन है वो किसी भी एंगल को मेजर करने का काम करते हैं, ठीक है। किसी भी कोण को क्या करते हैं, कोण के माप का प्रतिनिधित्व करते हैं। वन कंप्लीट एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 पाई और 360 डिग्री, ठीक है। कंप्लीट पूछा जाता है भाई, आप सबको पता है। अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन है, मान लो, चलो मैं स्टार्टिंग से करती हूँ, ये होता है 90 डिग्री, मुझे पता है। और मैं इसको भी बिल्कुल ऐसे कर दूंगी तो ये कितना होता है, बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन, ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। और पूरा इसको ऐसे ही घुमा दूंगे तो ये 360 है, 360 डिग्री का होता है ना। और 180 आपका कितने का होता है, 180 होता है मतलब पाई, ठीक है। और 2 पाई होता है मतलब 360 डिग्री। ये सबको पता है, मैथमेटिक्स में नहीं पता है तो ध्यान में रख लो इस चीज को कि पूरा जो क्लॉकवाइज होता है, अगर इसके बात करें तो ये 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर आपसे ऐसे पूछे 90, ऐसे पूछे 180 और ऐसे पूछे मतलब ऐसे और ऐसे, तो ये जो पूरा है वो 270 हो जाता है और उसके बाद ये कितना पूरा 360 हो जाता है। इतना समझ में आया। 360 मतलब 2 पाई, पाई मतलब 180, समझ में आया इतना यहाँ से। अब कन्वर्जन देखो, आपसे कन्वर्जन करना पूछा जाएगा, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, कैसे कन्वर्ट करोगे बस ये ध्यान में रखना है, खत्म, क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो अगर रेडियन कन्वर्ट करना है डिग्री को तो आप डिग्री के पाई बाई 180 लगा दो तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको डिग्री कन्वर्ट करना है रेडियन से, अगर आपको रेडियन दिया है डिग्री में कन्वर्ट करना है तो रेडियन के 180 बाई पाई लगा दो, ठीक है। एक ध्यान में रख लो, दूसरा उल्टा करना है। मान लो मैंने ये ध्यान में रख लिया, मुझे रेडियन बनाना है, मेरे को डिग्री दिया है तो मैं डिग्री के पाई बाई 180 कर दूंगी, मेरा रेडियन निकल जाएगा, ठीक है। अब 360 डिग्री 2 पाई, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, ठीक है। ये आप ध्यान में रखोगे, बस यही चीज है और कुछ नहीं है इसमें। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखो क्वेश्चन कहता है फर्स्ट कि कन्वर्ट 90 डिग्री टू रेडियन, 90 डिग्री टू रेडियन, यानी कि मुझे इसने पूछा है रेडियन और मुझे दिया इसने डिग्री, ठीक है। रेडियन दिया है और डिग्री दिया है, डिग्री में पाई बाई 180 अगर करती हूँ तो मेरा रेडियन निकल जाएगा। ये रही मेरी डिग्री, डिग्री कितनी है 90 इंटू पाई बाई 180, ठीक है। नो 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 2 पे गया, पाई बाई 2। और अगर खोल के लिखा हुआ है तो पाई की वैल्यू मुझे पता है 22/7 होती है या फिर 3.14 होती है, पता है सबको। ये आप पाई की वैल्यू यहाँ पर लगा दोगे और खोल के आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ठीक है। चलो पाई की वैल्यू तो सबको ही पता होती है, 22/7 होती है ना पाई की वैल्यू, सबको पता है, ठीक है। चलो 3.14, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखो ऊपर मैंने आपके साथ एक पाई और वो जो डिस्कस किया ना भाई, वो जो 2 पाई 360 उसको मत लगा बैठना इधर, ठीक है। ये जो पाई होता है वो 3.14 होता है या फिर 22/7 आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट पाई बाई 6 इंटू डिग्री। अब आपको रेडियन में दिया है और आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और इसका उल्टा कर देंगे भाई, डिग्री में कन्वर्ट करता है रेडियन को 180 बाई पाई कर देंगे, पाई बाई 6 इंटू 180 बाई पाई, पाई से पाई कट गया 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से इनके आंसर्स आपके बन जाएंगे। चलो अब एक टेबल भी मैंने यहाँ पर आपको दी है कि आपको अगर पूछा जाए कि आप लर्न भी कर सकते हो इस चीज को, नहीं करना चाहते तो वो फॉर्मूला लगाया और आपके झट से आंसर निकल जाएंगे, ठीक है। चलो अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो रेडियन को 180 बाई पाई करते हैं, और अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री को पाई बाई 180 करते हैं। एक याद रख लो, दोनों में कंफ्यूज मत रहो, एक याद रख लो, दूसरे को अपोजिट कर देना, ठीक है। 0 डिग्री होता है, 30 निकालते हैं तो पाई बाई 6 आ जाएगा, 40 पाई बाई 4 होता है, 60 पाई बाई 3 होता है, 90 पाई बाई 2 होता है, 180 पाई होता है ना। ये देखो पाई निकला ना 180, वो मैंने जो ऊपर समझाया ना उसको पाई की वैल्यू मत पुट कर देना, ये 180 वो मैंने एंगल भी बताया,
y की जो वैल्यू होती है वो 22/7 या फिर 3.14 होती है। 270 होता है 3 पाई बटे 2 और 360 होता है कितना 2 पाई। ठीक है, अगर इसको मैं रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट करती हूँ तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम कन्वर्जन। अब आपसे ना पूछा जाता है भाई, टाइम कन्वर्जन पूछा जाता है, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी मैं कंफ्यूजन रहने नहीं दूंगी। चलो नेक्स्ट देखेंगे टाइम कन्वर्जन। अगर मान लो भाई आपको दिया गया है कि आप इसको डिग्री है, डिग्री के बाद आप इसको मिनट में भी बनाओ, फिर आप इसको सेकेंड में भी बनाओ, तो कैसे बनाओगे? तो डिग्री मेजर 1 रेडियन, मतलब ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको कैसे करोगे? 1 रेडियन को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे? ठीक है, और फिर आपको मिनट और सेकंड में भी करना है। तो मैंने एक आपका ले लिया 1 रेडियन, मतलब आपको पाई का निकालना है। ठीक है, तो वो हम करके देख लेते हैं। पहले डिग्री में कन्वर्ट करो, फिर मिनट में और फिर सेकेंड में। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर 1 रेडियन की बात करी गई है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 180 बाई पाई करना होता है, और 1 है यहाँ पर तो मैं 1 कर दूंगी, यानी कि 180 बाई पाई आ गया। अब मुझे पूरा कंप्लीट करना है तो मैं 22/7 यहाँ पर लगाऊंगी, काटूंगी पीटूंगी तो 630 बाई 11 आ जाएगा। ठीक है, 630 बाई कितना आ जाएगा 11। अब चलो आप कैसे करोगे इसको कन्वर्ट? 630 बाई 11 को मुझे निकालना है किसने? फ्रैक्शन फॉर्म में, मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में निकालो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालोगे ना तो 57 राइट 3/11 आएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका जो 3 होता है ना, ये आपका 3/11 आ जाएगा। भाई आप जब इसको ऐसे करते हो ना 630 बाई 11, तो ये कितने पे जाएगा? 5 पे जाएगा। ठीक है, तेरे में से 5 का कितना 8 होता है, और ये 7 पे जाएगा। ये आपका रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर आता है, और ये आपका ये है जो डिवाइड करता है। ठीक है, तो आपको ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालना है। उसके बाद इसको आपने फिर करना है क्या? मिनट में कन्वर्ट, और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 57 डिग्री में तो मेरा तैयार है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 180 बाई 11 आ जाएगा। यहां से समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आया, 180 बाई 11 आ जाएगा। अब चलती हूं मैं आगे, फिर से इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकाल दो। 57 ऑलरेडी है, 16 मिनट निकल जाएगा, और फिर से आपका जो रिमाइंडर है वो 4/11 आ जाएगा। अब मुझे कन्वर्ट करना है सेकेंड में। सेकेंड में करने के लिए मैं फिर से इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये 240/11 आ गया। अब मैं इसको निकालूंगी तो मेरा यहाँ पर 22 सेकेंड अप्रोक्स आता है। मिनट में लिखते हैं ऐसे 1 डैश लगा के, और सेकंड में लिखते हैं 2 डैश लगा के। ठीक है, और डिग्री आपका ये होता है, तो ये मैं ऐसे निकाल दूंगी। कहने का मतलब ये है, पहले आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे, डिग्री में करने के बाद मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अगेन आप 60 से मल्टीप्लाई करो। इतना समझ में आया यहाँ से? बस, और कुछ नहीं करना, टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। अगर आपसे कहा जाए कि आपको अगर ऑलरेडी दिया है और फिर आपको उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, जैसे देखो यहाँ पर ये दिया है 11 डिग्री और 15 मिनट दिया, और आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे। उसमें तो मुझे मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना था, तो मैं 60 से मल्टीप्लाई कर रही थी। यहाँ पर मैं 60 से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, समझ में आया? 60 से क्या कर दूंगी? डिवाइड कर दूंगी। ये है 11 डिग्री 15 मिनट, तो 11 डिग्री और 15 मिनट है, तो मैं 60 से डिवाइड कर दूंगी, तो रेडियन में मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि डिग्री से मिनट करना था तो 60 से मल्टीप्लाई किया, और मिनट से डिग्री करना है तो डिवाइड करना होगा। ठीक है, 60 से कर दोगे 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे? 11 × 4 + 1, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को अब आप हटा दोगे। मिक्स फ्रैक्शन जब हटाते हैं तो इसको 4, 11 × 4 44, और प्लस में ये रिमाइंडर को हम ऐड करते हैं, 45/4 आ जाएगा। ठीक है, 45/4 और इंटू π/180, क्योंकि मुझे रेडियन में भी तो कन्वर्ट करना है। पहले मैं ये डिग्री में ही कन्वर्ट कर रही थी इस चीज को, है ना? पहले मैंने मिनट को डिग्री में किया, अब मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगी, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं π/180 करती हूँ, तो मेरा π/16 यहां से निकल जाएगा। समझ में आई ये चीजें? ठीक है, कुछ इसमें खास नहीं है, बस एक टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म हो गया। इतना ही चीजें यहाँ, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात आती है बहुत ज्यादा इजी टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक। अगर कर लो तो, नहीं करो तो फिर दिक्कत हो जाती है। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करी जा रही है। संपूरक कोण और पूरक कोण क्या होते हैं? ठीक है, देखो ओवरऑल आइडिया दे देती हूँ। अगर 2 कोणों का योग x + y, 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और 2 कोणों का योग जब 180 होता है तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। टॉपिक खत्म। ठीक है, टॉपिक क्यों खत्म बोल रही हूँ? क्वेश्चन में आपसे ऐसे ही पूछा जाता है। चलो अब एक बारी देख लेते हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं, सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर किन्हीं भी 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो कौन से होते हैं? वो पूरक कोण होते हैं।
ठीक है, जैसे एंगल 1 2 है, यहाँ पर देखो ये एंगल है, एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। 30 + 60 कितना होता है 90 डिग्री। तो ये कैसा एंगल हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, और आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि आपसे यही कह देंगे कि आप ना मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए 70 का। तो आप क्या करोगे भाई, दोनों कोणों का योग 90 होता है, 70 मुझे दे ही दिया तो 90 में से 70 करके दूसरा मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या निकल जाएगा 20। आंसर यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये हमेशा मिलके एक राइट एंगल बनाते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है, दोनों कोणों को जो योग है वो 90 है तो वो राइट एंगल बनाएंगे, है ना। चलो, एक कोण दे दिया जाता है तो दूसरा आपको 90 माइनस करना है, ये भी मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 में से 30 माइनस कर तो 60 आ जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा होता है। टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, कोट थीटा होता है। हमने अभी पढ़ के आए ना, हम अभी, है ना, पड़ोसी पड़ोसी वाला ध्यान आया ना, टेंजेंट कोट साइन कोस और सीकेंट और कोसिकेंट, पड़ोसी पड़ोसी हम पढ़ के आए अभी। तो ये भी सेम इसी से ही आता है, ठीक है, ये भी इसी से ही आता है भाई। 90 माइनस थीटा कर रहे हैं मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री में ही है, ठीक है भाई। हमने क्या किया था, हमने मान लो हमसे टेंजेंट 41 पूछा गया था और वो हमें अगर कोट में निकालना है तो मैं क्या कर रही थी, 90 में से माइनस कर रही थी, मतलब ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आप इसको ऐसे में ध्यान में रख सकते हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आप इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री यहां से समझ में आया। अब बढ़ चलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनके दोनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। ये यहाँ पर राइट एंगल बना रहे थे तो ये यहाँ पर एक रेखीय कोण बनाएंगे, यानी कि ये नहीं रहेगा, ऐसा कोण बनाएंगे ये 180, ठीक है, एक रेखीय कोण बनाएंगे। ये लीनियर एंगल यानी कि रेखीय कोण बनाते हैं, इतना ही करना है। एक एंगल आपसे दे दिया जाएगा, मान लो 70 है, इससे इसका अगर आपका सप्लीमेंट्री पूछा जाए तो आप 180 में से माइनस 70 कर दोगे, 110 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो इसमें आपका 180 माइनस हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपके ना क्वाड्रेंट, देखो क्वाड्रेंट चेंज कब हो सकता है, आप में से कईयों को समझ में ना आए। क्वाड्रेंट का अगर मैं मोटे तौर पर बताऊं तो आप ऐसा ध्यान में रख लो, ये होता है पहला क्वाड्रेंट, ये होता है दूसरा, ये होता है तीसरा क्वाड्रेंट, ये होता है चौथा क्वाड्रेंट, ठीक है। यहां तक एंगल है आपका 90 का, यहां तक होता है 180 का, ठीक है। अब जो मैंने ऊपर बताया था ना कॉम्प्लीमेंट्री का, वो सारे एंगल यहाँ पर लाई कर रहे थे जो कि सभी पॉजिटिव होते हैं। साइन भी, कोस भी, टेंजेंट पेंजेंट सब यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर आपकी चीजें ना बदल जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी चीजें ना वो बदल जाती है। आपका साइन थीटा तो यहाँ पर पॉजिटिव रहता है लेकिन कोस थीटा यहाँ पर आपका नेगेटिव हो जाता है, इसलिए देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है, ठीक है। और अगर कोस थीटा नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कि टेंजेंट भी आपका नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये वो क्वाड्रेंट वाली चीजें में भी शायद, लेकिन बस इतना ध्यान में रख लो, क्वाड्रेंट जब चेंज हो जाते हैं तो आपके एंगल्स भी चेंज हो जाते हैं। इसमें आपका साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपकी चीजें जो है वो बदल जाती है, लेकिन 90 में आपकी सारी चीजें पॉजिटिव रहती है। तो इसलिए आपको ना, आप बस इसको ध्यान में रख लो, ऐसे थोड़ा याद कर लो, है ना, या फिर आप ऐसे इसको लगा लो जैसे मैंने आपको अभी ये समझाया। क्वाड्रेंट मतलब ये ऐसे चेंज हो जाते हैं, फिर वो इतना डीप में हमें जाना नहीं है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। कोस 180 माइनस थीटा मतलब क्वाड्रेंट बदल गया, क्वाड्रेंट बदल गया तो फिर माइनस ही आएगा, ठीक है। टेंजेंट 180 माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होता है। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी ऐसे इसको ध्यान में, मान लो अगर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री में ध्यान में रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री दोनों 90 डिग्री के होते हैं और सप्लीमेंट्री दोनों 180 के होते हैं, ठीक है। जैसे देखो मैंने यहाँ पर बताया, ये सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल 1/3 ऑफ 210। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये कह रहा है कि हमें सप्लीमेंट बताना है किसका, 1/3 निकालना है पहले 210 का, पहले 210 का 1/3 निकालना है, 1/3 निकालो 210 डिग्री का 70 आया। अब सप्लीमेंट्री निकालना है, ठीक है, अब निकालना है सप्लीमेंट्री। तो 180 में से 70 घटाएंगे तो 110 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, एक सेकेंड रुक जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेजर ऑफ द टू एंगल्स आर x/50 डिग्री एंड 3x + 15 डिग्री। दो एंगल है जिनके मेजर ये दिए गए, मतलब एक एंगल ये है दूसरा एंगल ये है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये सप्लीमेंट्री, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री या फिर सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री ऑब्वियस बात है, दोनों एंगल के कोणों का योग कितना होगा 180 होगा, ठीक है। तो दोनों को रख लो, x + 25 और 3x + 15 180 होता है। इन सबको तो आप कर ही सकते हो, इतने तो हम समझदार हैं ही। 4x + 40 आ जाएगा, 180 है, 4x = 140 और x की वैल्यू 35 निकल जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल से ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। चलो हाइट एंड डिस्टेंस पे बढ़ते हैं।
हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी। भाई ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें से क्वेश्चन, नया टॉपिक ऐड हुआ है, इसमें क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पर जो मैं आपको अब करवाने वाली हूँ ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे कितने ही दे दे, वैसे तो एक ही आएगा शायद, लेकिन वो एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा। मैं इतनी बढ़िया तरीके से आपको ये टॉपिक करवा दूंगी, ठीक है। चलो अगर बात करें कि हम क्यों यूज करते हैं, हम क्यों करते हैं, तो जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ के आए ना, उसका एप्लीकेशन करते हैं, उसका यूज करते हैं। यहाँ पर इनके क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। इसलिए हमने टी रेशियो को पहले पढ़ा, हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, हमारे साथ चल रहा है अच्छे मस्त तरीके से, उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो देखो हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं, पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट समझ गए ना, क्वेश्चन तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पर जंप करोगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो इसमें दो प्रकार के चीजें पूछी जाती है। पहला प्रकार मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, दूसरा भी मैं यहीं से ही बता दूंगी, या दूसरा नीचे भी बता दूंगी। इसमें जो बताया जाता है, इसमें होता है भाई, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दूर एक दीवार है, दूर एक टावर है, एक मीनार है, वहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। उस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहां से खड़ी हुई देखती हूं, ठीक है, देखो जैसे मान लो ये एक टावर खड़ा है ना, ये एक पूरा एक टावर खड़ा है, इसके ऊपर बैठी एक चिड़िया, चिड़िया बोली जाएगी ऑब्जेक्ट। कोई भी वस्तु रखी है, कोई बॉल रखी है, कोई काइट पड़ी है, कुछ भी है, ठीक है, तो ये एक वस्तु कही जाती है, एक ऑब्जेक्ट कही जाती है। अब यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वर है, ये देखने वाला है, ये अपनी आंखों से इसको देख रहा है, ठीक है, अपनी आंखों से इसको देख रहा है। तो यहाँ से एक जो लाइन, भाई मैं अगर यहाँ पर देख रही हूँ, है ना, मैं मान लो अगर मैं आपको देख रही हूँ, तो मैं इस कैमरे में आपको देख रही हूँ, ठीक है, मैं वर्चुअली आपको इस कैमरे में देख रही हूँ, तो मेरी आंखों से यहाँ कैमरे में एक रेज आएगी, तभी तो मैं देखूंगी, एक रेज आएगी। वो जो रे है ना, वही यहाँ पर लाइन ऑफ साइट की बात करी जा रही है, ठीक है। भाई वो देख रहा है, तो कोई तो एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ हो रही होगी, कोई तो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ हो रही होगी ना, कोई तो एक काल्पनिक रेखा होगी। तो ये जो वो काल्पनिक रेखा है, इसको लाइन ऑफ साइट कहा जाता है, इसको दृष्टि रेखा कहा जाता है, ठीक है। एम ही नहीं, हर चीज का यूज होगा, इसको लाइन ऑफ साइट यानी कि दृष्टि रेखा कहा जाता है, जो कि मैं इसको देखने के लिए लाइन बना रही हूँ। उसके बाद यहाँ मेरी आंखों से एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी मैं ड्रॉ करती हूँ, और ये जो है नीचे, ये है ग्राउंड लाइन, जहां पर मेरे पैर है, जहां पर ये टावर है, मतलब जो हमारी धरती वाली लाइन है ना, वो वाली लाइन है। इस लाइन के जस्ट पैरेलल में होती है आपकी कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्योंकि देखने वाला कोई भी इंसान है, उसकी भी तो अपनी कोई हाइट होती होगी, है ना, उसका भी तो कोई अपना हाइट होता होगा। तो जो टावर है वो आपका ये सारा है भाई, इसमें इंसान की हाइट भी आ जाती है और सब कुछ आ जाता है। कई बार ग्राउंड से भी दिखाया जाता है चीजों को, तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि देखने वाला कोई आदमी है या कोई ऑब्जेक्ट है या क्या है, लेकिन वो क्वेश्चन में डिपेंड करता है। आगे आ जाएगी कुछ चीजें, ठीक है, आगे आ जाएगी, मैं बता दूंगी। अभी फिलहाल आप इतना समझो कि इसके और इसके पैरेलल में जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये जो लाइन ऑफ साइट है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बीच में बनता है एक एंगल। इसी एंगल की सारी राम कहानी है। इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है, यानी कि इसको उन्नतम अन्यतम पता नहीं क्या कहा, ऊंचाई का कोण कहा जाता है, ठीक है, ऊंचाई का कोण इसको कहा जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि यहाँ पर जब वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो इस अपने हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बना रहा है ना, इसको देखता है। तो ये जो थीटा निकला, इस थीटा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि हाइट। और ये ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई चीज खड़ी है तो ऐसे वैसे तो खड़ी नहीं होगी, सीधी खड़ी होगी। सीधे अगर खड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो वैसे भी ये आपकी क्या है ना, ये आपका हाइट हो जाती है। आपसे पूछा जाता है, ये आपका परपेंडिकुलर कहा जाता है, साथ ही हाइट भी कही जाती है। किसकी, कोई बिल्डिंग है, कोई टावर है, कोई पेड़ है, कोई कुछ भी है, ठीक है, वो सीधा ही खड़ा है तो उसकी हाइट भी कही जाती है, ठीक है। तो ये जो है, ये आपसे, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ना, दूरी बताई जाती है। किसकी दूरी, भाई ये जो देखने वाला है, इसकी, इस बिल्डिंग से, इस टावर से, जो भी ये चीज है ना, इससे इसकी दूरी, ये आपके डिस्टेंस मान लो, दूरी जिसको आप बेस बोलते हो, ये वही चीजें है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये आपकी क्या, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम किस में करेंगे, इसका इस्तेमाल हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में करेंगे। अब एक चीज और ध्यान में रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि जब भी मैं नीचे खड़ी हूं और ऑब्जेक्ट अगर मेरे से ऊपर है, तो मैं नजर उठा के ऐसे देखूंगी, तो जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर मैं ऊपर खड़ी हूं, किसी बिल्डिंग में खड़ी हूं और ऑब्जेक्ट नीचे जमीन पर है, तो मैं नजर झुका के ऐसे देखूंगी, और जब नजर झुका के देखूंगी तो मेरा एंगल ऐसे बनेगा, ठीक है।
तो मेरा एंगल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो जब मैं नीचे देखती हूँ तो जो एंगल बनता है वो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, जो कि मैं नीचे भी आपको अभी बताऊंगी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है इसको क्या बोला जाता है, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर नोट भी लिखा है कि अगर वस्तु देखने वाले के ऊपर हो, मतलब ऊपर मतलब उसके ऊपर उसको नजर उठानी पड़े, जैसे चिड़िया देखने वाले के ऊपर है, देखने वाले को गर्दन उठाना होगा तब एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ठीक है। मैंने उसको अपनी लाइन में लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन को देखो यहाँ पर हमने समझने की कोशिश करी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन में मैंने कहा था कि आपको ऊंचाई करके देखना नहीं पड़ता, आपको नीचे देखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो ये लड़की अपनी किसी बालकनी में खड़ी है, एक सेकेंड रुको, बालकनी तो मैंने बहुत ही अच्छी बनाई है, ड्राइंग बहुत गंदी है मेरी। देखो बालकनी में ये लड़की खड़ी है, ठीक है, ऊपर खड़ी है मतलब छत पे है कहीं बालकनी में। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक बॉल है जो नीचे पड़ी हुई है। अब वो देखेगी नीचे झुक के ही तो देखेगी, ऐसे उठ के थोड़े ना बॉल देखेगी, वो अपनी गर्दन मतलब नजरें झुका के देखेगी। तो जो उसने यहाँ पर बनाया है ये नीचे देखेगी, तो जो देखेगी वो इमेजिनरी लाइन बनेगी, वो आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई। यहाँ पर ये जो लाइन है वो आपकी क्या हो गई भाई, लाइन ऑफ साइट हो गई। और ये जो उसने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा पैरेलल होती है किसके, आपकी ग्राउंड लाइन की, ठीक है। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो अब भी जो एंगल बनेगा वो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ही बनेगा। तो ये जो थीटा है ये आपका क्या कहलाया जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाया जाएगा। इतनी सी चीजें हैं बस कि जब भी आप गर्दन उठाकर देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब भी आप ऊपर से नीचे किसी चीज को देखते हो तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है, ठीक है। ये आपकी ग्राउंड लाइन हो गई, इतना समझ में आया। इसमें भी कुछ नहीं है, आपको ये दे दिया जाएगा थीटा, ठीक है। अभी बता देती हूँ कॉन्सेप्ट क्या है, ये दे दिया जाएगा थीटा। ऑब्वियस ही बात है, ये आपकी पैरेलल लाइन है, ये आपकी पैरेलल लाइन है, ये आपको ऐसे दो पैरेलल लाइन को अगर काटती है तो आपने ट्राइंगल का एक रूल पढ़ा होगा कि जब भी दो पैरेलल लाइन को एक लाइन काटती है ना तो आपका ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना ये हमेशा इक्वल माने जाते हैं। पढ़ा है सबने, ये कैसे माने जाते हैं, इक्वल माने जाते हैं हमेशा। दो पैरेलल लाइन है, दोनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो ये जो अल्टरनेट इंटीरियर ये हमेशा इक्वल होते हैं। ये वाला इस वाले के इक्वल होगा, ठीक है, ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो जो ये है वही ये होगा, वही ये होगा, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ही तो है भाई। ये यहां से अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट देखे ऊपर तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही तो बनता है, ठीक है। तो ये आपका थीटा होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट जो आप एलिवेशन को सोल्व करते हुए लगाएंगे सेम यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि यही थीटा आपका सेम होगा। वो डिप्रेशन जो होगा वो ही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। इतना नीचे समझ में आई, कॉन्सेप्ट बता दिया। अब चलते चलो क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को देखो, चलो एक चीज और देख लो पहले जो क्वेश्चन में आती है कई बार। यदि ऑब्जर्व्ड परपेंडिकुलर बिल्डिंग की तरफ मूव करेगा तो एंगल ऑफ, देखो मैं इसको बता देती हूँ क्या कह रहा है कि मान लो ये एक चिड़िया है, बिना ही पैर की चिड़िया बना दी मैंने। तो देखो ये एक चिड़िया है और ये कोई ऑब्जर्वर है देखने वाला, ठीक है। अब देखो अब इसकी कोई हाइट नहीं बताई है ना, हो सकता है ऐसे भी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। ये है भाई कोई, ठीक है, इसकी भी है, देखो ये ग्राउंड लाइन है ये और इसका ये है। मैंने थोड़ा सा इसको चेंज करके बनाया, इसको ऐसे कर लो, ठीक है। ये है यहां से देख रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब दूरी है किससे, इस बिल्डिंग से और इस ऑब्जर्वर की दूरी। अब ये कई बार क्वेश्चन में ऐसे कहता है कि मान लो ये बोल देगा कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, मान लो 30 डिग्री बनाता है, तो लेकिन वो कुछ डिस्टेंस मूव करता है और यहां पर आकर रुक जाता है। यहां पर आकर रुकेगा तो फिर वो एक और यहां से देखेगा तो भाई एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन इससे बढ़ेगा या फिर कम होगा, खुद बताओ मुझे, बढ़ेगा या कम होगा। ये कॉमन सेंस है ना। चलो फिर भी बताते हैं। देखो यहां पर अगर वो 30 डिग्री बना रहा है तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बनाएगा या 30 से ज्यादा बनाएगा, 30 से कम बनाएगा। एक चीज बताओ, आप अपने घर के पास में खड़े हो, आप अपने घर के पास में खड़े हो तो आपको ऐसे देखना पड़ता है ना। जब आप दूर जाते हो अपने घर से तो आप नॉर्मल देख सकते हो, मतलब कि जब आप घर के पास में थे तो आप ऐसे देख रहे थे, एंगल बढ़ गया ना। और जब आप घर के दूर जाते हो तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो, कैसे देखते हो, एंगल घट गया। सेम चीज है यहाँ पर कि जब आप दूर होते हो तो आपका एंगल कम होता है और जब आप पास में आते हो तो आपका एंगल यहाँ पर ज्यादा होता है। तो ये जो एंगल होगा वो 30 से ज्यादा होगा। ऐसे भी कह सकता है यहां पर आपका एंगल मान लो 70 बना रहा है तो वो दूर चला गया, इतना उसने जो है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो उसने d प्लस कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और फिर वो यहां पर पहुंच गया। तो अब उसका कितना बना, या फिर वो डिस्टेंस पूछ सकता है, ये दे देगा दोनों,
कुछ भी कर सकता है, उसका मूड है क्वेश्चन वाले का। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान में रखो कि अगर वो दूर जाता है अपने इस टावर से तो एंगल कम हो जाएगा एलिवेशन का, अगर वो पास आता है टावर से तो एंगल बढ़ जाएगा। सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। एक पॉइंट और है यहां पर, वो ये कह रहा है कि यदि बिल्डिंग की हाइट को डबल कर दे, ये एक बिल्डिंग है, ये चिड़िया बैठी है, ये एक बिल्डिंग है, ये h है। ठीक है, अगर बिल्डिंग की हाइट को मान लो अब ये 2h कर दिया मैंने, चिड़िया को और डबल हाइट पे बिठा दिया, और ऑब्जर्वर और बिल्डिंग टावर के बीच के डिस्टेंस को भी डबल कर दे, ये h है, ये 2h कर दिया, ये d है, इसको मैंने 2d कर दिया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम ही रहेगा। ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है, लेकिन क्यों रहेगा ये भी इसका मैं सॉल्यूशन आपको बता देती हूँ, इसको प्रूव भी मैं कर देती हूँ। देखो मान लो ये थीटा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, इसका ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर जिसको आप हाइट बोलते हो, और ये आपका थीटा है, ये h है, ये 2h है। ठीक है, ये d है, ये 2d है, यानी कि अब आपका जो साइड है वो सेम हो गया। ठीक है, ये सेम, तो आपने जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी एक पढ़ी होगी, कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, साइड एंगल साइड, भाई ये इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, और ये आपका 90 डिग्री का, ये भी आपका 90 डिग्री है। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ट्राइंगल कैसी हो जाती है, ट्राइंगल आपकी सिमिलर हो जाती है। ठीक है, सिमिलर हो जाती है तो मतलब आपका ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगा। तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब आपकी हाइट भी डबल हो जाए और जब आपकी डिस्टेंस भी डबल हो जाए, तो इस दोनों पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इतना चीजें ध्यान में रख लेना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इफ 300√3 मीटर हाई टावर है, पी की मतलब इसने हाइट दे दी हमें, यानी कि परपेंडिकुलर जो लाइन वो दे दी, हाई टावर मेक्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट अ पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 300 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, देन फाइंड द एंगल। हिंदी में बता देती हूँ, इसने हमें कहा है कि किसी भी टावर है उसकी ऊंचाई है 300√3 मीटर की ऊंचाई है, और जहां पर वो टावर खड़ा है ना, जहां पर वो टावर खड़ा है और जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसकी जो दूरी है वो 300 मीटर है। अब इसने कहा है कि ग्राउंड पर ही है कोई देखने वाला। ठीक है, ग्राउंड पर ही है कोई देखने वाला, यानी कि अब इसने यहाँ पर किसी की मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जर्वर है उसकी कोई हाइट की बात नहीं करी गई है, इसलिए ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। आपको नहीं दिया तो फिर से बात हम इस चीज को इग्नोर मारेंगे। ठीक है, तो आपसे हाइट दे दी और आपसे दूरी दे दी, यानी कि बेस दे दिया हमें। देखो अगर फिगर बनाया करो, सबसे पहले बिना फिगर बनाए चीजें नहीं होती है, फिगर बनाओ। ये आपका टावर है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये 300√3 है जो कि हाइट हो गई टावर की। ठीक है, ये बेस है यानी कि दूरी है किससे, ये कोई देखने वाला है, और यहाँ से और इसकी जो दूरी है ये टावर की 300 मीटर है। ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या है, मेरे पास P है और मेरे पास B है। जो है वो क्या होता है भाई, P/B आपका टेंजेंट थीटा होता है। क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। तो आप इसकी वैल्यू पुट करो, टेंजेंट थीटा हो जाएगी 300√3, 300 आपकी टेंजेंट थीटा क्या निकल के आई है, टेंजेंट थीटा निकल के आई है √3। मुझे यहाँ पर चाहिए है थीटा, क्या चाहिए मुझे, थीटा चाहिए मुझे। थीटा की वैल्यू अब यहाँ से बहुत ही आराम से निकल जाएगी। ठीक है, जो टेंजेंट थीटा, टेंजेंट की जो थीटा वो √3 है, तो यहां से मैं थीटा निकाल लूंगी। भाई टेंजेंट थीटा √3 कब होता है, कितना डिग्री पर होता है, ये 0, ये आपका 30, ये 45, ये 60, ये आपका कितना हो गया, ये आपका 90 हो गया। ये 0 साइन की, ये कोस है ये हो गया 1/2, 1/√2, √3/2। देखो √3/2 इसमें है तो ऑब्वियस बात है मैं आगे जाऊंगी नहीं, क्योंकि इसमें तो √3 है ही नहीं, है ना। यहाँ पर आ जाएगा 1/2, ये 1/2 पर जाके ऐसे हो जाएगा तो √3 आ जाएगा, यानी कि जो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। टेंजेंट 30 कब बनता है, जब आपकी थीटा की वैल्यू कितनी हो, 60 डिग्री, है ना। सवाल सिंपल सा, आपने कंसेप्ट समझ लिया, ये चीजें अपने आप हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का भी मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन किया। ठीक है, आपको सिर्फ टेंजेंट में वैल्यू पुट करनी है और थीटा का आंसर निकालना है, दैट्स इट। ऐसा ही सवाल आपसे यहां पर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 129 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ ए क्लिफ, कोई एक क्लिफ है, कोई पहाड़ी है, मतलब कुछ भी है, चट्टान टाइप, ये क्लिफ है, ये 129 मीटर दूर है। ठीक है, ग्राउंड से, जहां पर भी कोई देख रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन अब की बार मुझे दे दिया कि वो 30 डिग्री है। हाइट ऑफ द क्लिफ, अब इसने मुझे h पूछ लिया, अब की बार इसने मुझे थीटा दे दिया और मुझसे h पूछ लिया और मुझे b पता है। ठीक है, आप यहां पर सेम चीज रखोगे, सेम चीज आप यहां पर रखोगे। h निकालने के लिए क्या करूंगी मैं, भाई थीटा मुझे पता 30 डिग्री है, हाइट ऑफ क्लिफ मुझे
पता लगानी है, बेस मुझे गिवन है, टेंजेंट थीटा कितना होता है, पी बाई बी होता है, मुझे पी नहीं पता, मेरे को थीटा की वैल्यू पता है, मुझे बी पता है। टेंजेंट 30 अब आपको पता है 1/√3 होता है, आप निकाल लोगे ना, उससे निकाल लोगे, है ना, तो मैं बार बार वो चीज नहीं करूंगी। टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पर 1/√3 की वैल्यू रखोगे, p बाई 129 रखोगे, p की वैल्यू यहाँ से सिंपली निकल के आ जाएगी, तो p कितना निकल गया, आ गया 43/√3। सिंपल, ऐसे ही सवाल आएंगे, ठीक है। कंसेप्ट समझ लो एक बार कि होती क्या है लाइन ऑफ साइट, होता क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये सब आपका यहाँ पर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 मीटर लंबा एक ऑब्जर्वर है एक टावर से, आप देखो ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। 15 मीटर लंबा एक ऑब्जर्वर है, यानी कि देखने वाले की हाइट बता दी इसने मुझे, 15 नहीं है वो 1.5, ठीक है। 1.5 मीटर कोई ऑब्जर्वर है देखने वाला, उसकी आंखों से मीनार का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 है, ये मीनार है, ठीक है। आप देखो ध्यान में रखो, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मीनार जो है यहां से लेके यहां तक है भाई, ग्राउंड से तो खड़ी करोगे मीनार, कहीं ऊपर थोड़े ना खड़े रहेगी मीनार, और ग्राउंड पे ही आपका कौन है, ये ऑब्जर्वर है, इसीलिए ग्राउंड लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब ये जो अपने आंखों से इसने बना रहा है ना, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो उसकी आंखों से मीनार का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अब जो मैंने ऊपर कंसेप्ट यूज करा ना, ऊपर जो मैंने थीटा एच जो हाइट निकाली थी, वो जो हाइट निकलेगी वो सिर्फ ए और सी की निकलेगी, उसके बाद मुझे ये वाली हाइट भी उसमें ऐड करनी होगी, तब जाकर के मेरी मीनार की हाइट निकलेगी, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। टेंजेंट 45 की वैल्यू निकाल लो और उसको फिर इक्वली पुट कर दो, ठीक है, पी बाई बी के, ठीक है। देखो ग्राउंड पर टावर है और इसमें देखने वाले की हाइट भी ऐड करनी है, मैंने पहले ही लिख दिया है। टेंजेंट थीटा होता है p बाई बी, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, सबको पता है भाई 1 होती है, 1/√2 इंटू में √2/1 है ना, 1 हो जाएगी, तो p बाई 28/5, p की वैल्यू निकल के आ गया 28/5, लेकिन मुझे तो ऑब्जर्वर की भी हाइट तो इसमें ऐड करनी है, तो 1.5 लगा लो, तो कितनी आ जाएगी ये, आई थिंक 30 हो जाएगी, ठीक है। तो 30 मीटर निकल जाएगी किसकी, हाइट ऑफ द क्लिफ। इतना यहां से समझ में आया, इजी, बहुत ही इजी, ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कोई महाभारत आपसे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन को ना ये भी बोलते हैं उन्नयन कोण, है ना, उन्नयन कोण भी बोलते हैं, ध्यान में रखना भाई। अ मैन स्टैंडिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ए बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग से एक सर्टेन डिस्टेंस पर खड़ा है, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप टू बी 60 डिग्री, मतलब डिस्टेंस नहीं बताया इसने, कहा कि कोई डिस्टेंस है डी, उस पर वो 60 डिग्री बनाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद देखो वो फिर से वैसा ही क्वेश्चन मैं ले आई हूं, ही वॉक्स 30 यार्ड्स, वो 30 यार्ड दूर जाता है अपने इस एंगल ऑफ एलिवेशन से फ्रॉम इट्स बिल्डिंग, नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, तो हाउ हाई इज द बिल्डिंग। चलो इसको ना हम फिगर से समझेंगे, पहले फिगर बनानी आपको आनी चाहिए, अगर आप फिगर बना लोगे ना क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो ये आपके कोई हाइट है इमारत की, पहले ये इस डी डिस्टेंस पर खड़ा था और इसने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया 60 डिग्री का, उसके बाद इसने कहा कि वो 30 यार्ड शिफ्ट हो चुका है, 30 यार्ड वो शिफ्ट हो चुका, तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्वियसली बात है, दूर जाओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, पास जाओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा, तो अब क्या हो गया, अब हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब कितना हो गया, अब 30 डिग्री हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक बारी टेंजेंट 60 डिग्री p बाई बी ये लिखना है, और एक बार टेंजेंट 30 p बाई बी ये लिखना है, दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को एक दूसरे में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो टेंजेंट थीटा p बाई बी, टेंजेंट 60 p बाई, अच्छा b आपका d है ना, यहाँ पे d है तो मैंने d लिख दिया यहाँ पर, ठीक है भाई, इतना निकाल रही हूँ मैं अभी, और इतना मुझे नहीं पता कितना, तो मैंने d मान लिया, ठीक है, तो मैंने d लिख दिया। टेंजेंट 60 होता है √3 p बाई डी, यहाँ से एक इक्वेशन बनी है p इज इक्वल टू √3 बाई डी, एक इक्वेशन मेरी ये बन गई। अब सेकंड निकालती हूँ, टेंजेंट थीटा p बाई बी, टेंजेंट 30, अब ये जो 30 है ना, ये जो 30 है इसके जो डिस्टेंस है ना, वो आप ओनली 30 यार्ड नहीं लोगे, ये आपकी कंप्लीट है 30 प्लस d, ये कंप्लीट है, ठीक है, ये गलती कर जाते हैं हम, ये ध्यान में रखेंगे। तो p 30 प्लस डी, अब फिर से एक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, टेंजेंट 30 1/√3 होता है, p इज इक्वल टू 30 प्लस डी अपॉन √3, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने क्या कर लेना है, एक दूसरे के अंदर पुट कर लेना है। आपको यहाँ पर p निकालना है, इसलिए आप क्या करोगे, इसलिए आप p निकालो, इसलिए d पे आपकी p की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। जैसे देखो पहली इक्वेशन थी p इज इक्वल टू √3 बाई डी, तो यहाँ पर d की वैल्यू निकालो p बाई √, क्योंकि मुझे p तो निकालना है ना, मैं उल्टा क्यों करूंगी इस चीज को, मुझे p निकालना है तो मैं d की वैल्यू रखूंगी p बाई √3। दूसरी इक्वेशन है ये, तो यहाँ पर इसमें d की जगह मैं इस p को पुट कर दूंगी, है ना, p बाई √3 पुट कर दूंगी, तो पुट कर दो, और सिंपली सॉल्यूशन है इसका, और कुछ भी नहीं है, आपका p निकल जाएगा जो कि हाइट ऑफ द इमारत होगी, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर 30 √3, भाई इसका मैंने एलसीएम लिया है, 30 √3 प्लस p
अपॉन में √3। अब एक √3 नीचे ऑलरेडी है, √3 जब करते हैं तो ऑब्वियसली बात है भाई वो स्क्वायर में चला जाता है और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो 30 √3 प्लस p। ठीक है, ये 3p इधर आ जाएगा, 3p इज इक्वल टू 30 √3 प्लस p। इस p को इधर लाओगे तो 2p हो जाएगा, 30 √3 और ये p कितना हो जाएगा 15 √3 यार्ड। ठीक है, यार्ड में दिया है हमें आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस एक बार आपको अपने कंसेप्ट को समझना है। नेक्स्ट पे चलो, एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए वर्टिकुलर। अब देखो एक डिप्रेशन का क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, है ना, कि भाई आपको कैसे सॉल्व करना है। एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए वर्टिकल क्लिफ स्पॉट अ हाउस इन द एडजेसेंट वैली at an angle of depression 30 degree. The cliff is 60 meter tall. How far is the house from the base of the cliff? हिंदी में समझ लो पहले। ये कह रहा है कि कोई भी ऑब्जर्वर है, वो किसी भी टॉप पे खड़ा है, किसी भी क्लिफ है, कुछ भी है, जो भी टावर वावर जो भी है उसके टॉप पे खड़ा है, वो किसी घर को देख रहा है। घर को देख रहा है तो ये वाली होगी एंगल ऑफ साइट। ठीक है, ये इसका हॉरिजॉन्टल होगा, ये इसकी ग्राउंड है यहाँ पर। ठीक है, ये इसका हॉरिजॉन्टल है और यहां से ये एंगल बनाना 30 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि जो दो लाइन अगर पैरेलल होती है उनके बीच में ट्रांसफर हो जाए तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी आपके 30 डिग्री हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं करना है तो एक बात बताओ, ये हॉरिजॉन्टल होती है और ये बिल्कुल सीधा खड़ा टावर है। भाई टावर टेढ़ा थोड़ी होता, टावर तो सीधा खड़ा होता है, और हॉरिजॉन्टल भी बिल्कुल सीधा बनाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 डिग्री तो बनाएगा। 90 डिग्री बनाएगा, जिसमें एक 30 दिया है तो दूसरा मेरा 60 हो जाएगा। ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, ये 30 ही तो हो जाएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, आपके पास कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप कैसे भी कर सकते हो। या तो आप ऐसे रूल से कर लो, भाई ये 30 है तो ये ऑब्वियस बात है ये 30 होगा, है ना, ये 60 है तो ये ऑब्वियस बात है ये 60 होगा। ठीक है, तो कुछ भी करके कर सकते हो। फिर यहाँ पर अपना एंगल ऑफ एलिवेशन ही लगाओ, क्योंकि डिप्रेशन तो आपका वही है सेम, है ना, कुछ नहीं करना वैसे भी इसमें। देखो नोट, अब मैंने ये वही समझाने की कोशिश करी है यहाँ पर, ताकि जिनका वही दिक्कत हो, जिनको समझने में, तो वो समझ जाए। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ABC। ये रहा DAB ये वाला एंगल और ABC ये वाला एंगल, दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है किसी भी त्रिभुज की, किसी भी ट्राइंगल की। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इलेवेशन हो जाएगा एंगल ABC। एंगल ABC क्या है आपका एंगल ऑफ इलेवेशन। अगर कोई यहां से देखा होगा ऊपर इस बंदे को, तो ये एंगल ऑफ इलेवेशन हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने अभी बताया कि एंगल X क्या होता है 90 माइनस 30। ठीक है, 90 माइनस 30 एंगल X निकल जाएगा, उसके बाद ये आपका निकल जाएगा, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो इन चीजों को। ठीक है, आप कैसे सोल्व करोगे, सेम वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे हम आगे सोल्व करते आए हैं। टेंजेंट थीटा हो जाएगा p/b, टेंजेंट 30 आप लिखोगे, जो कि p है आपका 60 और b मुझे नहीं पता कितना है। यहां पर टेंजेंट 30 की वैल्यू लिखोगे 1/√3, 60/b और आपका बेस निकल के आ जाएगा 20/√3। ठीक है, बस आप इतना ध्यान में रखो कि जो डिप्रेशन होता है ना, वही आपका नीचे आपका इलेवेशन हो जाता है। समझ में आई ये सारी चीजें। ठीक है, चलो अब आपका ये टॉपिक भी फिनिश हो जाता है। अब बढ़ चलते हैं स्टैटिस्टिक्स की तरफ। स्टैटिस्टिक्स की तरफ बढ़ जाओ, जिसमें आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हो और यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे ना, वो इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें घबराने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको बस थोड़े लेंदी दिखते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन होता है ना, वो चुटकियों का होता है। ठीक है, बस आपको इनका कंसेप्ट समझ लेना है और क्वेश्चन इतना मतलब नहीं करना है, बहुत ही इजी सवाल आते हैं। ठीक है, चलो बार ग्राफ होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है और हिस्टोग्राम होता है, और एक आपका पाई चार्ट रह गया है। चारों ही चीजें आपके डेटा को रिप्रेजेंट करने के काम आती है। पाई चार्ट आपका ऐसे सर्कल फॉर्म में होता है। तो बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और हिस्टोग्राम होते क्या, पहले ये देख लो। हमेशा ये क्या करते हैं, किसी भी डेटा को, किसी भी आंकड़े का रिप्रेजेंटेशन करने के काम आता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, भाई आपने ग्राफ पेपर वगैरह देखा होगा ना, है ना, अगर आपने देखा होगा कि हम ऐसे ऐसे कुछ बनाते थे, है ना, ये वही चीजें आपकी सारी। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो जो बार ग्राफ होता है, वो अगर मैंने यहाँ पर समझाने की थोड़ी कोशिश करी है कि ये होते हैं भाई, इनका जो ये विड्थ होती है ना, ये सेम होती है, इनके बीच में गैप हो सकता है। हिस्टोग्राम में सेम ही होता है बार ग्राफ के, लेकिन गैप नहीं होता। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी हिस्टोग्राम की तरह ही होता है, लेकिन हम इनका कोई भी एक मीडियन वैल्यू निकाल करके सीधे ऐसे बना देते हैं, वो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है। ठीक है, आगे आएगी ये सारी चीजें। पहले चल लो बार ग्राफ क्या होता है इसको देख लो। बार ग्राफ को आप कॉलम ग्राफ भी कहते हो, ये चीज थोड़ा देख लेना। बार ग्राफ को आप कॉलम ग्राफ भी कहते हो, क्योंकि कॉलम क्या होती है भाई, ये होती है रो और ये होती है आपकी कॉलम, पता है ना सबको, ये होती है रो, ये होती है कॉलम। तो इसमें हम ऐसे कॉलम से बनाते हैं, रो से थोड़ी ना बनाते, कॉलम से बनाते, इसलिए कॉलम ग्राफ इसको बोला जाता है। इसमें जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है किसी भी बार की, वो बराबर होती है। विड्थ मतलब ये विड्थ,
ठीक है, ये विड्थ जो है हमेशा कैसी होती है, बराबर होती है। हाइट अलग हो सकती है, ये देखो हाइट है ना, किसकी इतनी, किसकी इनकी हाइट अलग हो सकती है, और इनके बीच में जो स्पेस होता है ना वो भी सेम होता है। यहाँ पर अगर 5 मीटर का स्पेस आपने छोड़ा है तो ये भी 5 ही होगा, यहाँ पर 10 है तो मतलब ये भी 10 ही होगा, सारे 10 ही होंगे। ठीक है, तो स्पेस जो होता है ना वो आपका हमेशा सेम होता है, ये आपका बार ग्राफ कहलाया जाता है। बार ग्राफ के क्वेश्चंस अति इजी होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम में बेसिकली आपको ना क्लास इंटरवल बनाने होते हैं। ठीक है, क्या बनाने होता है, क्लास इंटरवल। अगर आपने देखे होंगे फिर इनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे मान लो एक क्लास में बच्चे हैं, उन्होंने नंबर लिए हैं, है ना, आपने देखा होगा ना, जिसके 10 से 20 के बीच में नंबर है वो बच्चे कितने हैं, जिसके 20 से 30 के बीच में नंबर है वो बच्चे कितने हैं, जिसके 30 से 40 के बीच में नंबर है वो बच्चे कितने हैं, जिसके 50 से 60 के बीच में वो बच्चे कितने हैं। फिर हम इसको ऐसे फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, कि भाई ये मान लो ये क्या है 10, ये 20 है, ये 30 है, और उसके बाद ये 40 है। ठीक है, तो 10 से 20 कितना आ जाएगा, 10 से 20 के बीच में मान लो ये 2 बच्चे हैं, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो यहाँ पर आपका ऐसे आ जाता है 1 2 3 4 5 और 6। तो 10 से 20 में कितने हैं, 2 है, तो मतलब 2 तक जाएंगे। ऐसे होता है, इनके बीच में गैप नहीं होता, ध्यान में रखना। 2 से 3 के बीच में 4 है, मतलब 20 से 3 के बीच में 4 है, तो यहां तक जाएंगे। अभी ध्यान में आ रहा है, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप सभी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब इसमें एक होता है इंक्लूसिव और एक होता है एक्सक्लूसिव। ठीक है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में क्या होता है, एक्सक्लूसिव होते हैं, जैसे ये एक्सक्लूसिव है 10 से 20, 20 से 30। इंक्लूसिव होता है जैसे मान लो 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, ऐसे जो ऐसे मतलब जो बराबर के नहीं होते। ठीक है, ऐसे ही वो इंक्लूसिव टाइप हो जाते हैं। अब इसमें विड्थ चौड़ाई जो है वो वेरी कर जाती है। ठीक है, हो सकता है आपके विड्थ सेम ना हो, ये वेरी कर जाती है। स्पेस नहीं रहता इनमें, जैसे बार ग्राफ में बीच में स्पेस छूटता था, इसमें स्पेस नहीं रहता। ठीक है, क्लास इंटरवल इसमें हम बनाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ऐसे क्लास इंटरवल बना करके हम दिखाते हैं। ऐसे आपने क्वेश्चंस देखे होंगे अपनी जिंदगी में कभी ना कभी, और ये क्वेश्चंस ना इजी होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है आपके इजी होता है, इतने इसमें महाभारत नहीं होती है। चलो उसके बाद चलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की तरफ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी आपका जस्ट हिस्टोग्राम की तरह ही होता है, दे आर जस्ट लाइक हिस्टोग्राम, ओनली वी टेक मिड पॉइंट। हम सिर्फ इसमें क्या ले लेते हैं, एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, है ना। हम ऐसे ना जानने की बजाय, ऐसे ना जानने की बजाय हम क्या करते हैं, इनके बीच का एक मिड पॉइंट ले लेते हैं और सिंपली इसको ऐसे ना डॉट डॉट ना डॉट डॉट करके ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, वो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। ठीक है, तो दे आर जस्ट लाइक हिस्टोग्राम, हम सिर्फ मिड पॉइंट यानी कि मध्यम बिंदु ले लेते हैं, जिसको आप क्लास मार्क बोलते हो। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, यानी कि ये 10 से 20 था, ये 20 से 30 था, ये 30 से 40 था, तो अपर लोअर लिमिट ये होती है, अपर लिमिट ये होती है 10 + 20 डिवाइड बाई 2, 30/2 यानी कि 15। क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, और इसके सामने जो कुछ भी था, जैसे अगर मैं ऊपर जाऊं ये देखो यहाँ पे है ना 10 से 20 है, इसका अगर मैं मिड पॉइंट निकालूं तो कितना 15 आ रहा था। 20 से 30 का कितना आ जाएगा, 25 आ रहा था। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ये पूरा ना बना करके मैं क्या करूंगी, यहां पर सिंपली ऐसे लिखूंगी 15, 25, 35, ठीक है 45, और यहां पर क्या लिखूंगी 1 2 3। तो 15 पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे बिंदु लगा दूंगी। 25 पे कितना 4 है, तो यहाँ पे बिंदी लगा दूंगी। ऐसे ऐसे बिंदी लगा करके और इनको ऐसे कनेक्ट करने का काम हम करते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखो, एक हम पहले भी लगाते हैं और एक हम बाद में भी लगाते हैं, वो अभी आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, इतना समझ में आया यहाँ से कि हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं इसमें। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल देखो, ये एक क्लास इंटरवल है 11 से 20, और ये आपका इंक्लूसिव है। ठीक है, एक्सक्लूसिव नहीं है, ये आपका इंक्लूसिव है। जैसे फ्रीक्वेंसी आपकी दे दी यहाँ पर, और मिड पॉइंट अब आप इसका निकाल लोगे। इसमें 11 + 20 कितने होते हैं, 15.5 आपका निकल जाएगा। ये 25.5, ये 35.5, ये 45.5। लेकिन इसमें हमेशा हम जब भी पॉलीगन को ड्रॉ करते हैं ना, तो मान लो ये कितनी है, 1 2 3 4, ये 4 है, तो एक इसके पहले का भी निकालते हैं और एक इसके बाद का। फ्रीक्वेंसी पॉलिंग स्टार्ट करने और एंड करने के लिए पहले और एंड में जोड़ना होता है विद सेम गैप नंबर। गैप नंबर कितना है, गैप नंबर देखो, इन दोनों के बीच में 10 है, इन दोनों के बीच में 10 है, इन दोनों के बीच में 10 है, यानी कि 15.5 में 10 माइनस करेंगे तो ये 5.5 आ जाएगा। ये भी मैं ऐड करूंगी ताकि मेरा पॉलीगन जुड़ जाए, नीचे एंड हो जाए। ठीक है, और 45/5 में 10 ऐड करूंगे तो ये 55.5 हो जाएगा। ऐसे करना होता है आपको।
ठीक है, मिड पॉइंट तो लेनी होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए क्या करना होता है, एक पॉइंट आपको ऊपर लेना होता है सेम गैप नंबर से और एक पॉइंट आपको नीचे लेना होता है। क्यों करना होता है ये ऐसा, वो इसलिए करना होता है कि मान लो अगर आप ये नहीं लेते हो, 5.5 वाला नहीं लेते हो, तो मतलब ये यहां तक आ जाएगा, यहां से शुरू होके यहां तक जाकर के यहां, और फिर आप ये भी नहीं लोगे तो फिर ये अजीब सा लगता है। तो आप इसको नीचे ऐसे ना टच करवाते हो, ठीक है, ऐसे टच कराते हो विद सेम गैप नंबर, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहलाता है। समझ में आ गई ये सारी चीजें इतनी। चलो मान लो आपसे क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे जैसा मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है। एक हिस्टोग्राम है, इसको स्टडी करिए और आंसर करिए। एक स्कूल में 2018 में 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा में अंकों का प्रतिशत प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है ये फिगर। 2018 में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में बच्चों ने प्रतिशत में ये अंक लिए हैं, ठीक है, अंकों का प्रतिशत है ये 40%, 50%। एक चीज ध्यान में रखना, ये जो जिगजैग सा होता है ना, ये इसलिए होता है कि कई बार हमारा डाटा जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता। 0 से स्टार्ट होता तो हम सीधे ऐसे बना देंगे, लेकिन कई बार हमारा जो डाटा वो 0, मान लो अगर वो 100 से स्टार्ट हो रहा है तो ये होता तो 0 ही है। 0 से 100 तक का हम ऐसे दिखा देते कि भाई बीच में कुछ है, खाली नहीं है, ये बीच में कुछ है। तो ये दिखाने के लिए हम करा देते कि मतलब जैसे सीरीज में ये चल रहा है ना वैसे सीरीज आगे आ रही है, तो उसको बनाने की बजाय हम इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है, जैसे यहां पर कर दिया। तो अब ये एक फिगर है जो कि क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, ये 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 है। यहां पर ये छात्रों की संख्या है कि जिन बच्चों ने 40 से 50% लिए हैं वो कितने हैं, वो आपके 15% है, ठीक है। जिन बच्चों ने ये लिया वो आपके 30% है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख लोगे ये सारी चीजें, है ना। देखो ये 15% है, ठीक है, ये आपका 30% है। इसकी बात करो तो ये 75% है। ये आपका कितना है भाई, 65% है ना, शायद मैंने लिखा नहीं ढंग से और पूरा प्रॉपर भी नहीं है, इसलिए वो आपको अच्छे से वहां पर मेंशन करके देगा, ठीक है। चलो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 60% मार्क्स, ऐसे बच्चे जिन्होंने 60% से कम नंबर लिए हैं, इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड 80% और मोर मार्क्स। इसने ये कहा है बेसिकली इस सवाल में कि ऐसे छात्र जिन्होंने 60% से कम नंबर लिए हैं वो छात्र, और जो बच्चे 80 या फिर 80 से ज्यादा नंबर ले रहे हैं वो बच्चे कितने हैं, और ये बच्चे इन बच्चे से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले आपको 60% निकालना पड़ेगा कितने बच्चे हैं, फिर आपको 80 और 80 से ज्यादा परसेंट जिन बच्चों ने लिए वो निकालना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा, फिर आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, जिन्होंने 60% लिया है, लेस देन 60% लिया है, वो बच्चे कौन से, जिन्होंने लेस देन 60% लिया है। ये देखो, जिन्होंने लेस देन 60% लिया वो कितने हैं भाई, ये रहा 60, है ना। तो यानी कि जितना ये है और जितना ये है, ये यहाँ पर या तो 10 होगा या तो 15 होगा, मुझे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा ये, बाकी पेपर में आपको क्लियरली रहेगा यहाँ पर, है ना। ये आपका 15 या 10 है, जो नीचे होगा वो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, आई थिंक 10 है, और ये जो है आपका, ये आपका 30 है। तो जिन्होंने 60% से कम लिया वो कितने हो गए, वो 40 हो गए, और जिन्होंने 80 और 80 से ज्यादा लिए हैं वो कितने हैं, ये देखो 80 वाले हैं, ये और ये, तो ये आपका है कितना 40 और ये कितना 20। तो 80 और 80 से ज्यादा वाले हो गए 60, ये 40 है, वो कितने हो गए हैं, वो 60 है, अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मुझे यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है। ये लो, वो 25 था भाई, ठीक है, वो 25 था, मुझे ढंग से नहीं दिखाई दिया। देखो 60% है, 10 प्लस थी, वो आपको एग्जाम में सही दिखाई देगा, ठीक है। तो वो 40% हो गया जिन्होंने 60% से कम लिए है। ऐसे बच्चे जिन्होंने 80% से ज्यादा लिए हैं या 80% और उससे ज्यादा लिए, वो 65 है। अब आपको परसेंटेज निकालना है कि ये बच्चे, इनका कितना परसेंटेज है। तो पहले डिफरेंस करो, डिफरेंस करोगे तो 25 का डिफरेंस आ जाएगा। अब किसके लिए परसेंटेज निकालना है, इन बच्चों से परसेंट कंपेरिजन कर रखा है, तो ये इन बच्चों का आप नंबर नीचे लाओगे और फिर हम 100 से कर देंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ऐसे ही सवाल आपसे बहुत ही इजी पूछे जाएंगे, है ना। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, ये बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, ये बच्चे टेनिस खेलते हैं, वो बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं, तो कितने बच्चे, कितना परसेंट है। ऐसे क्वेश्चन आप कर, वो क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। अब इन क्लास इंटरवल पे ना आपके भाई मीन वगैरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये भी थोड़ा देखते चलो। मीन आप कैसे निकालोगे अगर आपको ऐसे क्लास इंटरवल दी गई हो, ठीक है, ये आपको क्लास इंटरवल दी है। तो अब आपको करना क्या होता है, ये आपको दिया है, ठीक है, जिसको आप x मान लोगे, ये आपको फ्रीक्वेंसी दी है जो कि आपका स्टूडेंट है, जिसको आप y मान लोगे। अब पता है मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आप मिड वैल्यू निकालोगे, है ना। ये तो आपका देखो एक्सक्लूसिव है, ठीक है, एक्सक्लूसिव वाला है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है। ये आपका क्या एक्सक्लूसिव है, तो 0 + 10/2 5, 15, 25, 35 और 45, ठीक है। अब हमेशा क्या करना है, जो आपने मिड वैल्यू निकाली ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है। 20 और 5 100 हो गया,
25 और 15 3750, इनको मल्टीप्लाई करके इन सभी का ऐड कर लेना है। और ये जो है ना ऑलरेडी दिया था पेपर में, इनका ऐड कर लेना है दोनों को। भाई मीन क्या होता है? मीन होता है टोटल सम किसी भी डिजिट का और कितने है उसका। तो 15 45 बाई 77 ये इसका आपका मीन निकल जाएगा। ठीक है, आपको अगर ऐसे दिया हो ना ये क्लास इंटरवल टाइप में, तो फिर आप मीन ऐसे निकालोगे। बाकी सिंपल भी आपसे मीन मीडियन मोड जो है वो पूछ लिए जाते हैं, तो वो मैंने आपके साथ नीचे इंक्लूड करा है। मीन कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर। मान लो ये नंबर है, इन सभी का सम करेंगे तो वो टोटल निकल जाएगा। और कितने हैं ये नंबर? 9 नंबर है, तो नीचे डिवाइड बाय 9, तो आपका मीन निकल जाएगा। मीडियन का मतलब होता है इनके बीच वाली डिजिट। ठीक है, इनके बीच वाली डिजिट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो मतलब मीडियन आपका 5th नंबर हो जाएगा। तो ये आपका 9 जो है वो मीडियन है। बट कई बारी ओड और इवन के, मतलब जैसे ये तो ओड है तो आप आराम से निकाल लोगे, 4 इधर 4 इधर, बीच में 5 आता है। अगर इवन हो तो आप क्या करोगे? मान लो अगर ये नहीं है ये नहीं है, तो मतलब अब ये इवन हो गया। अब आपका 9 मीडियन नहीं है, 18 और 9 के बीच में कोई ना कोई होगा आपका। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इन्हें ना अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले आपको क्या रखना होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना होता है। उसके बाद आप क्या करते हो? वैल्यू पुट करते हो। टोटल क्या होता है? n/2th, यानी कि अगर ये कितने है, अगर 8 है तो 8/2 प्लस 8/2 प्लस में 1। ठीक है, और डिवाइड बाई 2 करते हो आप। ठीक है, डिवाइड बाई क्या करते हैं? 2 करते हो। अब देखो 2 चौक यानी कि 4th टर्म कौन सी होगी? आप वो टर्म लिखोगे प्लस में 5th टर्म, क्योंकि 4 तो ये हो गया, प्लस में 1 5th टर्म डिवाइड बाय 2। तो जो भी आपकी 4th टर्म हो जो भी आपकी 5th टर्म हो, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका मीडियन निकल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको लेकर के आना है। समझ में आ गए? अब आपसे पूछा जाता है मोड क्या होता है और रेंज क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। देखो रेंज क्या होता है? रेंज होता है सबसे बड़ा नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है अपनी इस लाइन में, और जो सबसे छोटा नंबर है उनके बीच का डिफरेंस आपका रेंज होता है। मोड होता है ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार आया हो। देखो लार्जेस्ट नंबर, वो जो ऊपर अभी सीरीज आई थी ना, उसमें लार्जेस्ट नंबर 23 था और स्मॉलेस्ट नंबर आपका 6 था, इसलिए आपका 17 यहाँ पर आंसर आया। मोड होता है ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार आया, उसे मोड कहते हैं। जैसे 7 जो है वो 3 बार आया है। ठीक है, 3 बार नहीं, 3 बार आया है, तो आपको ऐसे मोड निकाल लेना है। एक फॉर्मूला है जिसको आप ध्यान में रख सकते हो, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। आपको कई बार मीन दे देंगे, मोड दे देंगे और आपसे मीडियन पूछ लेते हैं, या फिर मीन और मीडियन दे देंगे, मोड पूछ लेते हैं, या फिर मोड और मीडियन दे देंगे, मीन पूछ लेते हैं। तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रख लो, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो कि आप करके जरूर चले जाना इन चीजों को, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बिकॉज अब की बारी पेपर जो है आपका बदल करके आएगा, क्योंकि आपके नए जो चीजें वो ऐड हुई। अब बात करते हैं बहुत ही इजी टॉपिक के बारे में, इससे ज्यादा इजी मैंने कभी नहीं देखा कुछ भी। पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट भी आपका जो ग्राफ होता है ऐसा, जिसको आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन किस में? सर्कुलर फॉर्म में, वृत्ताकार में। ठीक है, वृत्ताकार में आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। जैसे यहाँ पर आपको क्या दे दिया जाता है, मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर कि भाई यहाँ आपको ऐसा सिंबल बना के दे देंगे, कलरिंग कर देंगे, इसको लाल रंग कर दिया, इसको पीला, इसको काला, इसको नीला, इसको हरा, है ना। तो मान लो ये प्लस जो है फुटबॉल दिखाता है, माइनस है बास्केटबॉल दिखाता है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इतने % है जो फुटबॉल खेलते हैं, 10% फुटबॉल खेलते हैं। आप एक चीज ध्यान में रखना, इन जो सबका जो सम होता है ना, सब टोटल हमेशा किसके बराबर होता है भाई? 360 डिग्री के बराबर होता है। और 360 किसके? 100% के बराबर होता है। हमेशा ध्यान में रखना। हम भी जब भी कोई भी मैथ के सवाल सोल्व करते हैं तो जो चीज होती है कंप्लीट चीज, उसको 100% मांगते हैं ना, तो यहाँ पर आपका 100% क्या है? 360 है, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में है। और सर्कुलर फॉर्म में है मतलब ये पूरा एंगल कितना होता है भाई? 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री आपका कितना है? 100% के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं भाई 10% लोग फुटबॉल खेलते हैं, 20% लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, 10% लोग फिर से बैडमिंटन खेलते हैं, और जो बचे हुए हैं परसेंटेज है वो आपके ये खेलते हैं। और आपको टोटल दिया जाता है कि टोटल खिलाड़ी मान लो 1000 है। फिर आपसे ये कहेगा बताओ कितने लोग बास्केटबॉल खेलते हैं। तो मान लो ये 10% अगर बास्केटबॉल खेलते हैं तो आपको 10% निकालना है किसका? 1000 का। ये क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल पूछे जाते हैं, और ये मैंने 1-2 करके भी दिखाए नीचे। ठीक है, तो मैंने जस्ट आपको गेस्ट दिया है ये कि भाई ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। देखो कैसा सवाल है, द पाई चार्ट शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन। एक विद्यार्थी द्वारा एक परीक्षा में मार्क्स लाए हैं, उसने मैथ में इतना लाया है, ये दिया जाएगा पेपर में। ठीक है, ये पेपर में दिया जाएगा।
उसके टोटल मार्क्स बता दिए, टोटल मार्क्स कितनी है 440 है सभी सब्जेक्ट में। कैलकुलेट द मार्क्स इन ईच ऑफ द गिवन सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कितने ये आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो मैंने तो पूरा क्वेश्चन एक में ही इंक्लूड कर दिया, आपसे पूछ लेगा, मान लो आपसे पूछ लेगा बताओ मैथ में कितने हैं। अब देखो डिग्री में दे दिया इन्होंने, परसेंटेज में नहीं दिया, डिग्री में दे दिया। डिग्री मुझे पता है टोटल डिग्री 360 डिग्री होती है, तो ये जो 440 है वो 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अगर परसेंटेज में दिया होता तो 100% 440 के बराबर हो जाता, ठीक है। ऐसे करना है सब। तो मैथ में 108 डिग्री बता रहा है, एसएसटी में 45 डिग्री, हिंदी में 54 डिग्री बता रहा है, इंग्लिश में 72 डिग्री, साइंस में 81 डिग्री बता रहा है। तो मान लो मैथ बताना है मुझे, मैथ कितना है 108 डिग्री, भाई 360 डिग्री का मान 440 है, तो 108 का कितना आ जाएगा, 108 का डिवाइड बाय 360 और इंटू 440 आंसर। हिंदी का पूछे तो 54/360 इंटू 440 हिंदी आ जाएगा। एसएसटी पूछे ऐसे, ये इतने ही इजी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आई थिंक मेरा गला बैठेगा, ठीक है, इतने ही इजी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मेरा तो गला ही बैठ गया। कुछ कर सकती हूँ तो बताना कमेंट करके, कि दिक्कत हो जाएगी गला बैठ गया तो। हिंदी में भी अगर आपसे पूछा जाए, बैठ गया 54/360 इंटू 450, ठीक है, तो 66 आ जाएगा। ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। नोट वैल्यू ऑफ पाई इज ऑलवेज इक्वल टू 100%, वही चीज जो मैंने आपको जस्ट अभी बताई है कि जो पाई की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। टोटल मंथली इनकम बताइए किसी भी परिवार की, टोटल मंथली इनकम बताई है कि वो कितनी है, साल की बताइए 33,650 रुपए साल की, मंथली नहीं, मंथली इनकम है, महीने की मंथली इनकम है। मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, कि हर महीने की जो इनकम है किसी भी फैमिली की वो 33,650 रुपए है। अब ये पाई चार्ट जो है वो खर्चा दिखाती है, परिवार का खर्चा बता रही है। फूड पे खर्च कर रहे हैं 25%, आपका जो फंड है मतलब सेविंग पे खर्च कर रहे हैं 12%, मेडिकल है सेविंग पे खर्च नहीं करते मतलब सेव कर रहे हैं 12%, मेडिकल पे खर्च कर रहे हैं 13%, एजुकेशन पे 23% हो रहा है, और ये तो मैं लिखना ही भूल गई, रेंट पे कर रहे हैं 18%, ठीक है। तो अब 100% हो जाएगा कितने के बराबर, 33,650 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसने हमें क्या पूछा है, हाउस रेंट पूछा है। चलो शुक्र है, ये हाउस रेंट है, ठीक है, पर मंथ का ये हाउस रेंट इसने मुझसे पूछ लिया है। अब हाउस रेंट कैसे निकालोगे पर मंथ का, देखो 18, ऑब्वियसली बात है भाई, ये 300 ये 100 के बराबर है तो 18% निकाल लूंगी मैं यहाँ से, कितना 33,650, 18% यहाँ से निकल जाएगा, जो आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, यहाँ पर इतना कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एनुअल सेविंग पूछी गई है। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक बचत, वार्षिक बचत मतलब पूरे साल की, ठीक है। और जो फिगर में दिया है ना आपको, वो जो प्रोविडेंट फंड दिया है ना वो महीने का दिया है, तो पहले महीने का निकालो और साल का निकालने के लिए 12 से गुना करना है, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। तो एनुअल सेविंग पूछा है हमें। अब देखो मुझे पता है 12% जो है मंथली मैं फंड को सेव कर रही हूँ, ठीक है, तो 12% निकालूंगे पहले, इसका निकल गया मेरा जो कि 1 महीने का सेविंग है। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगे तो क्या निकल जाएगा, मेरे साल का निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरे 12 महीने का निकल गया। तो भाई ये आपके टॉपिक यहाँ पर आज खत्म हो गए हैं, पूरा ये सब आपको मिल जाएगा उसमें, अपना फटाफट से रिवाइज कर लेना। आपको मैंने वीडियो में समझा दिया है, वीडियो में नहीं भी देखोगे तो भी 2 घंटे में आप आराम से ये चीजें कर लोगे, ठीक है। 1-2 टॉपिक और रह गया, वो भी मैं आज ही अपलोड कर दूंगी। चलिए, आज को वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको जरूर लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए आपको कैसी लगी है वीडियो, कैसा लगा आपको आज का सेशन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।